आज टॉपर्स हमारे साथ बैठे हुए हैं और डेफिनेटली क्लासरूम रिजल्ट्स के बाद हमारी खुशी और बढ़ जाती है। तो इस वक्त मेरे साथ हमारे साथ बेसिकली बैठे हैं एलेक्स एका और भावना गोस्वामी बैठे हैं। तो दोस्तों ये डिस्कशन बेसिकली आप लोगों के लिए है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सवाल हम 3 टीचर्स पूछने वाले हैं, ऐसे तो बहुत सारे सवाल कर चुके हैं क्लासरूम और आज तक की जर्नी में। लेकिन अब आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ जो आंसर्स ये 2 कैंडिडेट्स हमारे देने वाले हैं, जिन्होंने इस परीक्षा को बहुत मेहनत से पास किया है। आपको पोस्ट मिली है एक्साइज सब इंस्पेक्टर की और स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली भावना को। तो ये जो पद है पद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सफलता हासिल करते हैं, आपने मेहनत की, वहाँ तक आप पहुँचते हैं और यही मायने रखता है। तो सबसे पहले दोनों को ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू सर। और सबसे पहला सवाल एक सामान्य सा सवाल कि यहाँ तक की पहुँचने की जर्नी वही थी जो आप लोगों ने सोच रखा था या फिर कल्पना वाली थी कि नहीं सर सोचा और हो गया? जी नहीं सर, मतलब इतना जल्दी तो नहीं मिला जो सोचे थे। शुरुआती टाइम में तो हमने सोचा था जैसे हमारा स्कूल कॉलेजेस में अच्छे परफॉर्मेंस रहते थे हमेशा, तो हमें लगा था कि यहाँ पे भी आएँगे, चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएँगी। बट रियलिटी कुछ और ही था। थोड़ा टाइम लगा बट हो गया, इस चीज़ का ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर भी कितने वर्ष आपको लग गए जिस दिन कोचिंग ज्वाइन किया था और आज सर तक? कंप्लीटली अगर देखा जाए तो 6.5 साल हो गए मुझे। साढ़े 6 साल। ये भी एक वास्तविकता है। जी सर। नए बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है कि सब कुछ मैगी स्टाइल में नहीं हो सकता। सफलता की डालें और बल बिल्कुल पक गया और खा लेना है। जी सर। भावना आपको कितना वक़्त लग गया? सर मुझे 3 साल लगा टोटल। मैंने 2022 से स्टार्ट किया था और अभी 2025 में मैं सफल हुई हूँ। जी। मेरी जर्नी जो रही थी शुरुआत से मैंने पाथ में ही जॉइन कर लिया था, तो टीचर की गाइडेंस और जो मेरे मेंटोर्स थे उनका साथ और सेल्फ स्टडी और ये हार्ड वर्क का ही नतीजा है कि आज मैं इस पद पर चयन हुई हूँ। बहुत बढ़िया। यस सर। सो ओवरऑल ये हम क्लियरली कह सकते हैं कि वक़्त लगेगा यस सर। किसी भी तैयारी में और मिनिमम 2 साल आप दोनों ने स्पेंड तो किया ही है। यस सर। हर स्टूडेंट का अपना-अपना अनुभव होता है। आज आप दोनों से ही बातचीत हो रही है। इसके अलावा सबसे खास बात जो आपके केस में पहले मैं जानना चाहूँगा कि सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था तो कौन-सी कमी आप तलाश कर पा रहे? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सब लोग जो आते हैं सीजीपीएस से, हुँ, तो सबके सब पहले प्रीलिम्स निकालने की कोशिश करते हैं। जी। और उनका फ़ोकस पूरा का पूरा वहीं चला जा रहा है। हुँ, और अल्टीमेटली होता है क्या है कि हाँ, वो लोग पास हो भी जाते हैं प्रीलिम्स, बट आगे जो पहाड़ जैसा मेंस है, सर उसमें फेलियर मिलता है उनको। जी। तो फिर इस चीज़ से उभरते फिर उसका मतलब काइंड ऑफ मेरा खुद का जर्नी भी वैसा ही रहा। हुँ, पहले मैंने प्रीलिम्स किया, प्रीलिम्स तो निकल गया, फिर पता नहीं चला मेंस में क्या करना है। फिर जब मेंस गया पहली बार तो फेल हुआ। फिर मुझे मुझे पता चला कि सर मेंस को कैसे तैयारी करना चाहिए, कैसे टैकल करना चाहिए। उसके बाद से मेरा कभी मेंस नहीं रुका है और फिर सर इंटरव्यू भी वैसा ही है एक तरीके से। ये कौन से नंबर का इंटरव्यू है आपका? सर ये सेकंड इंटरव्यू। सेकंड था। बट इंटीग्रेटेड के ही स्टूडेंट रहोगे आप? जी सर, इंटीग्रेटेड। ठीक है। बट हमने तो वैसे ही पढ़ाया होगा, प्री मेंस करके नहीं पढ़ाया है ना? जी सर, आपने लेकिन पूरा हुआ। छात्रों के मन में ऐसा आ जाता है कि हमें प्रीलिम्स पास कर लेना चाहिए फटाफट। अच्छा, एक चीज़ और रियलाइज़ेशन शायद होता होगा आप लोग को, मार्क्स जब आप देखते हैं, तो आपको लगता है इस सब्जेक्ट को और अच्छे से करना था। यस सर। होता है ऐसा? यस सर। और ये आप लोग तभी सुधार सकते हो जब वो इंटीग्रेटेड प्रोसेस रहा हो, यस सर। है ना? तो आई थिंक वो ये फीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं काश मेंस में कुछ और अच्छा किया होता। क्योंकि रैंक पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, 2-2 नंबर से 3-3 यस नंबर सर। से फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है ना? जी सर, आप प्रश्न करना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं भावना ने अभी एक वर्ड ऐड किया कि टीचर्स और सबके मेहनत ने किया और मेंटोर ने आपकी हेल्प हेल्प की। की। तो पाथ आईएएस एकेडमी में क्या है मेंटोरशिप और उसका बच्चों को क्या बेनिफिट मिलता है, ये आपसे जानना चाहते हैं और सर आप सारे बच्चों को बताइए। यस सर। सर मेंटोरशिप में जो बेसिकली हमारे जो टीचर्स हैं वो अलग-अलग ग्रुप में डिवाइड रहते हैं और उस हिसाब से बच्चों को भी डिवाइड करते हैं। हर मेंटोर के पास अप्रॉक्सिमेटली मुझे जितना याद आ रहा है 5 टू 7 बच्चे रहते हैं, उन पे हम फोकस करते हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, उनको बताना और साथ ही साथ कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं, वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे आंसर राइटिंग करवा के हम ये जान सकते हैं कि कहाँ पे हमारा अच्छा है और कहाँ पे बुरा है। तो ये चीज़ हेल्प की थी सर मुझे। तो मैं इस माध्यम से सारे बच्चों को बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कोचिंग में आके एडमिशन ले लोगे और क्लास करके चले जाओगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपके पीछे एक पूरी टीम लगती है और टीम का आपको यूज़ करना है।
जैसे सारे बैच के लिए अलग अलग हम सारे टीचर्स मेंटोर हैं, और उसमें से हम देख पाते हैं कि कौन सा बच्चा ज्यादा मेहनत करता है, कौन सा बच्चा हमारी बातों को ज्यादा अच्छे से सुन रहा है, कौन सा मेंस लिख रहा है। तो उसी में से भावना एक है, यस और सर। भी हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस चीज को निकाल पाए। एक चीज और सर, भावना ने कहा कि 3 साल लगे, यस सर। तो लेकिन मेरे अकॉर्डिंग भावना का फर्स्ट अटेम्प्ट यस है। भावना बताओ, पहला अटेम्प्ट कब दिया था आपने? सर 2023 का प्रीलिम्स। इसमें कितने दिन की तैयारी करी थी आपने उस समय? सर उसमें मैंने 2-3 महीने ही दिए थे प्रीलिम्स के लिए। 2-3 महीने की तैयारी करके प्रीलिम्स में बैठना, वो बस एक खेल जैसा है एक बात कि अभी तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स आ गया तो बैठ गए। तो वो ठीक है, वहां से आइडिया जरूर लगा होगा, बट वो आपका अटेम्प्ट मेरे अकॉर्डिंग काउंट नहीं हो रहा है। यस सर। आपने जब तैयारी करके फर्स्ट अटेम्प्ट यस किया सर। और अपना पूरा मेहनत लगाया इसमें, यस सर। तो ये उसका परिणाम है भावना, ये आपकी मेहनत की सफलता है। जी सर। मैं तो सबसे पहले ही पूछना चाहूंगा कि रिजल्ट देखने के बाद सबसे पहले कैसा फील हुआ? सर मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और सबसे पहले मैंने अपने पापा और मम्मी को बताया, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे और टेंशन में थे कि हो क्लियर हो पाएगा कि नहीं। मतलब मेरा तो टेस्ट था ही, बट मेरे पेरेंट्स और मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका भी टेस्ट था सर। तो जब मेरा रिजल्ट आया, मेरे मम्मी पापा तो खुशी के मारे थोड़ा सा उनका आंसू भी आ गया था कि दैट फाइनली यू डिड इट। तो उनको एक प्राउड मोमेंट मैंने दिया है, इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा खुश थे। वेरी नाइस। एलेक्स? सर मम्मी तो बाजू में ही बैठी थी मेरे, मैं उसको मतलब बता दिया था पहले ही, मम्मी रिजल्ट आ गया, चलो देखते हैं साथ में क्या हुआ है। तो हम साथ में ही देख रहे थे, मम्मी और मैं। रात हो गया था, पापा तो सो गया था, दीदी भी सो गई थी, तो हम दोनों ही देख रहे थे। और देखते देखते बस जैसे ही नाम आया, फिर मैंने रैंक तो नीचे था, बट ऑब्वियसली बात है, मैंने काउंट करना चालू किया। तो जब पता चला कि हाँ हो गया है करके, तो थोड़ा रिलैक्स हुआ, मुंह से निकल नहीं रहा था कि मम्मी हो गया है मेरा। वो बस मेरे चेहरे पे स्माइल देखी और पूछी मम्मी क्या हुआ कर। क्योंकि टीचर्स का तो ठीक है, टीचर्स तो आप लोग 1 साल के लिए आते हो, 2 साल के लिए आते हो, फिर हमसे जुड़े रहते हो, लेकिन पेरेंट्स का रहता है, उनकी अंदर बहुत चीजें चलते रहती हैं आपके लाइफ से रिलेटेड, आपके एजुकेशन से रिलेटेड। यस सर। और आज के डेट में बच्चे बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, तो उसके कारण काफी दिक्कत आ रहा था। तो आपके पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन रहा? सर मेरे पापा बहुत ज्यादा ही खुश थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि आई मेड हर, मतलब मैंने उनको एक प्राउड मोमेंट दिया है, जिस प्राउड मोमेंट का वो हमेशा से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो हमेशा बोलते थे, जैसे कोई भी अगर बोलते थे कि इतना साल हो गया, अब वो दूसरा देखना चाहिए, बट उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया। मेरे मम्मी पापा, मेरे भैया ने, उन्होंने कहा कि वो जब तक करना चाहे वो करेगी, हम उसके साथ है। तो उस दिन मेरे पापा बहुत ज्यादा खुश होके बोले कि तुमने सबको गलत प्रूव किया है और तुमने हमको बहुत ज्यादा प्राउड कराया है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये बेसिकली लाइफ में बहुत बड़ा एक ये है अपॉर्चुनिटी था, Yes, sir. आपके पेरेंट्स ने साथ दिया, क्योंकि 6 साल होना, 3 साल होना, और बहुत बड़ा रोल रहता है उनका Yes, भी। sir. और वो जितना पॉजिटिव करेंगे उतना ज्यादा, हम तो साथ देते ही, हमारा तो सब चीज पता है कि इसी तरह से होना है, यस सर। आपको समय लगेगा। लेकिन कई बार पेरेंट्स को नहीं पता रहता है कि जब बच्चा 1 साल तैयारी कर लिया तो उसका सिलेक्शन हो गया, तो पेरेंट्स को भी पेशेंस रखना पड़ेगा अपने Yes, बच्चों पर। sir. उसका नतीजा आप दोनों हो, काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ। और एक चीज पूछना चाहूंगा कि पूरे स्टडी दौरान कब लगा कि अब हमारा हो सकता है? सर मेरा जब फर्स्ट मैंने जो प्रीलिम्स दिया था, उस टाइम पे मेरा आई थिंक 7-8 या 12 मार्क्स से चूका था। तो उस टाइम पे मुझे लगा भी कि शायद मैंने जितना एफर्ट देना चाहिए था उससे थोड़ा कम दिया है। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि प्रीलिम्स तो मैं कर लूंगी, थोड़ा सा मुझे बस ब्रश अप करना है मेरी जो है। मेंस के लिए मेजर कंसर्न था मेरा, क्योंकि मेंस में बहुत सारे टाइम हो गया था, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी। तो उसलिए मैंने ना मेंस का सबसे पहले नोट्स बनाना स्टार्ट किया था, जो मेजर सब्जेक्ट है, क्योंकि एग्जाम के दौरान हमको टाइम नहीं मिलता कि हम उतना रिकॉल कर पाए उन चीजों को। तो जो शॉर्ट नोट रहते हैं ना, उससे हम बहुत जल्दी रिकैप भी कर पाएंगे और साथ ही साथ वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी रहता है। तो मेंस की नोट्स बनाना, आंसर राइटिंग करना, और साथ ही साथ कैसे आंसर राइटिंग में करंट की चीजों को भी ऐड करना, क्योंकि जब करंट की चीजें ऐड होती है तो चेकर को ये लगता है कि हाँ वो अपने सराउंडिंग से अवेयर भी है। तो वो चीजें मैंने बहुत फोकस की थी सर। इस प्रोसेस में नए बच्चों के लिए एक इम्पोर्टेंट फीडबैक आप दोनों दीजिए।
जैसे कोई टॉपिक हो गया, सपोज सर हैं साइंस की क्लास ले ली, यस सर। अब साइंस की क्लास लेने के बाद एक्चुअल चैलेंज क्या आता है कि कोई सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया, अब हम कहते हैं इंटीग्रेटेड पढ़ो, यस प्री सर। का भी बनेगा और मेंस मेंस का का भी। भी एक्चुअली बनेगा। हम तैयारी करते हैं सीजीपीएससी की, यस ना प्री की ना मेंस की, या विषय की तैयारी करते हैं आप। तो उस वक्त यदि आपके शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं तो उसका बेनिफिट, जैसा भी आप भावना ने कहा कि मेंस के टाइम पर रिवीजन करने में, तो मुझे लगता है वो टाइम बहुत क्रूशियल होता है। क्या वो मैनेज हुआ? लाइक अब 1 महीना बाकी है मेंस यस देने सर। के लिए, या 15 दिन बाकी है, यस सर। 1 हफ्ते बाकी है, तब मैं क्या पढ़ूं? तो शायद वही मेंस के नोट्स काम आते होंगे। यस सर। तो इस बारे में एलेक्स आपका क्या ओपिनियन रहा, कैसे आपने काम किया उसको? सर पेपर 4 के लिए कोई सा भी पेपर, आई मीन। सर बेसिकली अगर देखा जाए तो जैसे मेरा पहला मेंस था जो मेरा उतने से तैयारी नहीं था, तो उसके बाद मुझे इंस्टेंट रियलाइजेशन हो गया था कि नोट्स रहना चाहिए सबका। और जैसे कोई भी एक टॉपिक रहता था तो मैं उसे ज्यादा लंबा नहीं खींचता था, 1 या 2 पेज में आगे पीछे शॉर्ट बनाता था, यस सर। ताकि रिवीजन सबसे ज्यादा मैटर करता है, रिवीजन करना आखिरी टाइम में। एक बार जो खोल के देख लिए आपने इसके पहले तो वो आपको याद रहता है एग्जाम। मैंने उस पर फोकस ज्यादा किया जी। तो फिर, और मेन मोटिव यही था सर कि मेंस में जितने मार्क्स लाने ला लो, फिर बाद में तब आप सब जानते ठीक बात है। तो फिर वही था, शुरुआत में मैंने पूरा नोट्स पे ही फोकस कर दिया शुरू के 1-2 साल में, तो वही मेरे को सबसे ज्यादा हेल्प भी किया। भावना, सेम स्ट्रैटेजी आपकी भी थी? सर मेरी स्ट्रैटेजी सर से थोड़ी अलग थी। मैं डायग्राम अप्रोच भी ज्यादा रखती थी, क्योंकि जब डायग्राम बनेगा ना तो हाथ में फ्लो भी रहेगा डायग्राम बनाने का, साथ ही साथ उतना जो मतलब वर्ड वगैरह लिखना नहीं पड़ेगा। डायग्राम देख के एक बार रिकॉल हो जाएगा, मैप में पॉइंट कर लो, कलरफुल जो पेन है वो यूज कर सकते हैं ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगे और देखने में ईज भी होता है सर। जैसे रेड ब्लैक पेन से मैंने कई बार यूज किया है। अगर कोई पॉइंट हाईलाइट करना है तो हाईलाइटर कर लो, तो वो सारी चीजें ना रिकॉल करने के टाइम पे बहुत इजी होता है और इससे ना रिवीजन बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंटली हो पाता है। बहुत बढ़िया। एक चीज और, जब हम शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं, Yes, क्या sir. ये क्लास चलते चलते पॉसिबल होता है आप लोग के लिए? आपको प्रेशर बना देते हैं? नो सर। नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लास फिनिश होने के बाद जो सेकेंड ईयर है यस सर। उसमें ये काम हो पाता है। यस सर। और वही टाइम क्रूशियल है। Yes. हम टीचर्स तो कहते ही हैं क्लास में कि 1 साल जो आप कोचिंग कर रहे हो उस वक्त आपकी तैयारी एक्चुअल नहीं होती है, उसके बाद वाला ईयर जब आप रिवीजन करते Yes, हो, घर sir. में बैठते हो, नोट्स बनाते हो, वो एक्चुअल टाइम है। और वहीं पर पाथ की स्ट्रैटेजी है कि आप हमारे पास उस वक्त आए। क्लास में तो आना ही था, यस सर। अब आना है आपको मेंटरशिप के लिए और टीचर्स के साथ बैठना है, जो कि रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब चार्जेस तो लगते नहीं। हाँ, आप लोग के टाइम पर उतने प्लान्ड वे में नहीं, जैसे था, आप जब सर। थे तो आप तो पहले ही कोविड के पहले से ही थे, आप बाद में आई। Yes, लेकिन sir. हाँ, अब बहुत डिसिप्लिन वे में, इनफैक्ट इतना हो गया है कि टीचर्स सीधे फोन लगा देते हैं पेरेंट्स को, आपका बच्चा 2 दिन से नहीं आया। तो इस लेवल पर काम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है वो जो सेकेंड ईयर वाला इम्पैक्ट है उस टाइम पीरियड में कैसे आप बना पाए, भावना आपसे जानना चाहूंगा। सर जब मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स नहीं निकला था तो मैंने ये सोच लिया था कि अब ना जो मेंस का नोट बनाने का टाइम है जी। वो स्टार्ट करूं। तो मैंने जितने भी जैसे ज्योग्राफी हो गया, फिलॉसफी हो गई, सोशियोलॉजी, क्योंकि मोस्टली फिलॉसफी और सोशियोलॉजी में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है क्योंकि फिलॉसफी इतनी आसानी से समझ नहीं आता। उसके जो वर्ड्स है, जो वेस्टर्न और इंडियन फिलोसफर का जो एक कॉन्सेप्ट रहता है वो समझने में टाइम लगता है। जी। तो पहले उसको समझना और उसके बाद नोट बनाना, क्योंकि नोट में हम क्रिस्प नोट बनाना चाह रहे हैं जो रेलिवेंट रहे और उस टाइम पे इफेक्टिव याद हो। तो उसको ना 2-3 बार पढ़ के जो एग्जैक्ट पॉइंट है उन्हें पॉइंट टेबल या फिर एरो वगैरह से बना के नोट्स को बहुत अच्छे से बना सकते। तो वो चीज मैंने की थी सर। ज्योग्राफी के लिए मैंने मैप से ही बनाया था, एक मैप बना दिया, जैसे फिजियोग्राफी हो गई, फिजियोग्राफी का मैप बना दिया, उसके साइड में एरो करके, जैसे पेनिसुलर प्लेट्यू तो उसके पॉइंट लिखना, वो सारी चीजों से इफेक्टिवली नोट बनते हैं सर। बहुत बढ़िया। यस सर। तो ये काम आसान हो गया आपका। यस सर। ठीक है सर, कुछ सवाल पूछिए। जैसे करंट अफेयर आप लोग 2 साल से जैसे तैयारी कर रहे हो और हर साल एक बच्चों के लिए चैलेंज रहता है कि जैसे मान लीजिए अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस साल मेरे को प्रीलिम्स नहीं देना है या फिर सीरियसली अटेम्प्ट नहीं देना, केवल प्रैक्टिस के लिए भी कई बच्चे देते हैं। तो करंट अफेयर को अप्रोच कैसा रहा? क्योंकि वो बहुत बड़ा आज के डेट में एक इश्यू है कि हम करंट अफेयर आज से पढ़ें कि नेक्स्ट ईयर जब एग्जाम देने जाएंगे तब देंगे।
तो आप लोगों ने कैसे करंट अफेयर को हैंडल सर करंट अफेयर के लिए मैंने जो न्यूज़पेपर रहते थे ना, उसमें जो इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट थे जो एग्जाम से भी रेलिवेंट हो और हमारे पीसी के लिए भी रेलिवेंट हो, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत सारे न्यूज रहते हैं और हर न्यूज को पढ़ने पे टाइम भी जा रहा है अननेसेसरी का, और वो हमारे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। तो उस चीजों को देख के जो पॉइंट, और एक नोट बना लीजिए, एक कॉपी रख लीजिए, जो पॉइंट है उसको टॉपिक लिख लीजिए, उसके रेलिवेंट डेटा लिख लीजिए, वो ना एक तरह का नोट बन जाएगा करंट अफेयर का। उसको फिर आप जब रिवाइज करते रहेंगे तो एग्जाम के टाइम पे उतना लोड नहीं रहेगा कि करंट अफेयर को कितना रिवाइज करना पड़े, क्योंकि जो लास्ट में बड़ी बड़ी बुकलेट्स आती है वो रिवाइज करने में बहुत टाइम लगता है। और आपका जो सेल्फ नोट रहेगा वो आप अगर कभी भी रिवाइज करें, जैसे वीक में हो गया या मंथ में हो गया, तो वो चीज बहुत हेल्प करती है सर। ये जो न्यूज़पेपर के जो करंट्स आते हैं सर, इसका फायदा ये होता है, इसे जो हमारे जो नोट्स हैं सर सिलेबस से जो रिलेटेड आते हैं, उसे हम वहाँ पे ना इंस्टेंट पुट कर पाते हैं। जो बाद की बुक्स आते हैं उसे सर बहुत सारा कंटेंट हो जाता है और इतना पढ़ नहीं पाते। सर सबसे बेस्ट होता है कि जो न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, यस उसमें से एक जो न्यूज़ आ रहा है उसके सिर्फ 5 पॉइंट्स में भी मतलब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे नोट डाउन करो और उसे ही फोकस करो, क्योंकि सर ये जो जितना भी इसका हेल्प होता है सबसे ज्यादा मेंस में होता है जी। क्योंकि और लोग सबसे ज्यादा इसमें करते हैं कि हार्ड जो वर्ड्स होते हैं, तो सर मैंने क्या किया था, जो हार्ड वर्ड्स को छोड़ के मैं जितना सिंपल वर्ड्स पे गया था उसमें मैंने ज्यादा फोकस किया, क्योंकि वो मेरे लिए भी आसान रहता था। ज्यादा डिफिकल्ट खोजने के पीछे नहीं पड़ना। यस सर। एकदम जनरल पे जाओ, और मे बी चेकर्स भी शायद सर हार्ड वर्ड्स के बजाय सर इजी वर्ड्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। करंट अफेयर बेसिकली इसीलिए हम लोग वीकली करंट अफेयर लेकर आते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है। लोग सोचते हैं कि वो 6 मंथ वाला बुक ले लिए या ईयरली ले लिए, तो डेफिनेटली किसी के बस की बात नहीं है कि वो एक साथ 6 महीने का पढ़ ले और उस पे आउटकम्स दे दे। तो स्लॉट में पढ़ना जरूरी है, नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि अभी तो ऐसा हो गया है कि सभी सब्जेक्ट में आपको करंट अफेयर इंक्लूड करना है। लगभग सभी सब्जेक्ट हो गए, अब साइंस में भी अब इंक्लूड कर रहे हैं, टेक वाले सेक्शन में आप देख ही रहे हैं। तो करंट अफेयर आपको रेगुलर बेसिस में ही पढ़ना पड़ेगा, एक साथ पढ़ने का कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि वो हो नहीं सकता है। तो दूसरा एक चीज और है कि जो मेंस में अप्रोच है, राइटिंग जो आप लोग का है, तो क्या आप लोग को लग रहा है कि हैंड राइटिंग बहुत सुंदर हो तभी अच्छा आएगा मार्क्स, या फिर एवरेज राइटिंग वाले को भी अच्छा मार्क्स मिलता है? सर एवरेज राइटिंग वाले को भी मार्क्स मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे चेकर का ये कंसर्न नहीं रहता कि आप सुंदर लिख रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा और जो एवरेज लिख रहा है उसको नहीं मिलेगा। उनका कंसर्न ये रहता है कि जो आप लिख रहे हैं वो कितना रेलेवेंट है क्वेश्चन से रिलेटेड, और क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल हो रही कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है सर। क्योंकि हैंडराइटिंग से उतना कंसर्न नहीं रहता एक चेकर को। तो मेरा यही मानना है कि एक वर्ड्स क्लियर रहने चाहिए, यस सर, लिखना सही होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, यस सर, जितना नॉर्मल लिख पाओ कंटेंट रहना चाहिए। भावना, आप जो पहली बार यहाँ आए थे, यस सर, उस राइटिंग और लास्ट में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ? सर जब मैं पहली बार आई थी तो राइटिंग मेरी उतनी अच्छी भी नहीं बनती थी, और मैं क्या रहती थी कि राइटिंग समझ आए करके अच्छे लिखने के मोटिव से लिखती थी, बट एंड में क्या होता था उसकी वजह से क्वेश्चन छूटते थे। तो क्वेश्चन छोड़ना इज अ नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि मेन एम है एग्जाम को देना, हैंडराइटिंग उतना मैटर नहीं करता। तो जब मैं लास्ट में लिखने लग गई, मेरा हैंडराइटिंग ठीक था, एक बार बोले भी ठीक है हैंडराइटिंग समझ आ रहा है और जो तुमको बोला गया वो तुम फॉलो कर रहे हो। बस यही चीज है कि आप राइटिंग अपने आप ठीक हो जाता है। यस सर, स्पीड को मैटर रखिए। यस सर, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छोड़ के लॉस करने का कोई मतलब नहीं कि आप स्लो लिख रहे हैं। यस सर, राइटिंग भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। यस सर, बिल्कुल। ये जैसे परिवार की बात हुई, यस सर, सब कोई खुश हुए, तो यही माना जाता है हमारे कल्चर में कि एक स्टूडेंट पास होता है तो उसके साथ साथ एक पेरेंट्स पास होते हैं, टीचर्स पास होते हैं, और उनके साथ साथ रहने वाले पूरे रिश्तेदार भी पास होते हैं। यस सर, भावना, मैं थोड़ा सा टॉपिक पे आना चाहूंगा। यस सर, कि आप कितनी रेगुलर थी क्लास में? सर मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल तक रेगुलर थी, मतलब एब्सेंट कम था। यस सर। ये उन सभी बच्चों के लिए मैसेज है जो इरेगुलर क्लास आते हैं कि क्लास में रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका टाइम काफी लगेगा और फिर फ्रस्ट्रेशन भी आएगा। कई लोग तो बीच से निकल लेते हैं, कई लोग वनडे एग्जाम में फंस जाते हैं, लाइक व्यापम देने लगते हैं, एसएससी बैंकिंग देने लगते हैं। आपका गोल क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास अभी सीजीपीएससी है, तैयारी कर रहे हो, तो फिर लगे रहो। उसका एग्जाम्पल भावना है कि आपको मिलेगा।
और बिल्कुल क्लासरूम से हम लोग सब जानते हैं। और अगर मैं सही हूं तो बताना कि बहुत ज्यादा आप तेज स्टूडेंट नहीं थी, यस सर। आप एवरेज या ये कह लो बिलो एवरेज स्टूडेंट। आप बैठती थी 3-4 घंटे क्लास के बाद भी बैठ के पढ़ाई करना, टीचर से बात करना, ये सब आपका रेगुलरिटी। यस सर। कुछ पेरेंट्स मुझे टकराते रहते हैं, जी, जी, टीचर हैं जी। तो मिलते रहते हैं, वो कहते हैं कि सर होता कहाँ है आजकल पीएससी, हम बच्चों को तैयारी के लिए क्यों भेजें, नहीं हो रहा है, पोस्ट कम है। तो उसकी एग्जाम्पल आज भावना है, एलेक्स है। भावना का कम समय में हो गया है, रेगुलर क्लास में रहते हुए हो गया है। एलेक्स ने कई बार मेंस, 2 बार आई थिंक निकला ना मेंस, जी सर, 2 बार मेंस निकला, लेकिन लगे रहे तो हो गया। तो पेरेंट्स का सपोर्ट और थोड़ा सा पेरेंट्स अगर बच्चों को मोटिवेट करते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि होना तय है। बहुत बढ़िया। और अब मैं मेंस पे आता हूँ। मेंस के में लिखने के लिए जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं, कि कई स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि सर लिखने नहीं आता। वहां पर क्वेश्चन पेपर देखने के बाद, पहला दूसरा क्वेश्चन देखने के बाद ही लगा कि ये तो मुझे आता ही नहीं। आई थिंक आप लोगों को भी लगा होगा। यस सर। तो आपको क्या लगा, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, कितने क्वेश्चन आपको बिल्कुल पढ़े नहीं थे, आता नहीं था? और इसमें अभी क्वेश्चन में कंप्लीट कर ले रहा हूँ कि 200 वर्ड्स में लिखना है, 150 वर्ड्स में लिखना है, तो क्या आपने वर्ड लिमिट 200 तक ले गए कि उससे पहले ही रहें और आपको नंबर भी मिला? इन सारे बिंदु पे दोनों वर्ड चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले तो मैं बोलूंगा जो वर्ड लिमिट सोचते हैं लोग, मुझे तो कोई नहीं सोचता। सबके प्रेशर बहुत रहता है। हाँ, सबका स्पीड रहता है, और जो कंटेंट जो लोग डालना चाहते हैं, जितने लाइंस मिले हैं उसमें फिट करने का सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव पूरा है। लिख दो। जी सर, जितना कंटेंट है आपको पता है, जो रेलेवेंट कंटेंट है हाँ। उसे आपको पूरा फिट करना पूरा होता है fit पेज में। हाँ, ये सबसे पहला प्रेफरेंस रहता है सर। और सर जैसे मेरा अप्रोच रहता था मेंस में, तो सर सबसे पहला मेरा रहता था सर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। हाँ। मैं जितना से जितना जल्दी उसे कंप्लीट करता था, सबसे पहले 2 मार्क्स करता था, देन सर मैं अल्टीमेटली मैं 15 मार्क्स में जाता है। ओके, यस सर। वेरी गुड। 15 मार्क्स में जाता था, तो सर देन 10 भी अटेम्प्ट करता था, सिंगल जो रहता था, देन सर 8 मार्क्स करता था। फिर सर सबसे लास्ट में रहता था जो कि मेरा 4 नंबर वाला रहता यस था। सर। तो ये सब सर जो स्ट्रेटेजी था, मुझे बहुत ज्यादा हेल्प होता था पेपर कंप्लीट करने में, क्योंकि जो मैंने पहला मेंस दिया था मेरा कोई स्ट्रेटेजी नहीं, और उसमें मेरा पूरा इनकम्प्लीट जाता था। तो ये स्ट्रेटेजी मैंने अपनाया था, साथ में मैंने स्पीड भी बढ़ाई थी प्रैक्टिस कर करके। तो सर ये सब बहुत तो benefit हुआ है। एग्जाम जाने से पहले की आपकी साइकोलॉजी क्या थी? स्ट्रेटेजी तो आपने बता दी, क्या सोच कर जाते थे? सर एक दिन पहले तो सर बस एक बार पेज पलटना हमें पता रहना चाहिए, एक बार सिलेबस क्या है फिर हम देख लिए, एक वर्ड देख लिए, ये है, हाँ ये है। और खासकर जो करंट रिलेटेड सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स, तो उसके जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होते थे उसको तो देखना ही रहता था, क्योंकि 70% चांस रहता था कि वहां से क्वेश्चन आएगा। और प्रीवियस ईयर कितना रिलेवेंट है मेंस एग्जाम के लिए? सर प्रीवियस ईयर जब हम शुरू में पढ़ते रहते हैं, जब जस्ट हमारा रिजल्ट प्री दे दिया है हमने, प्री का रिजल्ट नहीं आया, फिर भी ऐसा नहीं कि खाली बैठना है, हमें पढ़ते रहना मेंस का, क्योंकि रिजल्ट अचानक से आता है, फिर टाइम बहुत कम हो जाता है। तो उस टाइम पे हम लोग सीधा जो मेंस जो PYQs रहते हैं, पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस, उसे हम देखते रहते हैं कि किस पैटर्न में आ रहे हैं। तो बेसिकली ये मेरे लिए जो साइंस का पार्ट होता था उसमें बहुत हेल्प होता था, क्योंकि एक साल फिजिक्स टफ आता है तो एक साल केमिस्ट्री या तो फिर एक साल बायो। तो ये मैं पैटर्न देखते रहता था, तो फिर कुछ समझ आता था कि कब क्या इस बार क्या टफ आ सकता है, तो उस चीज को मैं ज्यादा फोकस करता। मतलब साइकोलॉजिकली पहले हाँ। से आप प्रिपेयर थे। हाँ, मैं भावना भी सुनी होगी कई बार Yes, sir. क्लास में, और जो बच्चे सुन रहे हैं कि मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जाम दो या फिर टेस्ट सीरीज दो, आपको 2 चीज पर फोकस करना है। एक साइकोलॉजिकल पहले से स्ट्रेटेजी लेकर आनी है कि मेरी साइकोलॉजी क्या होगी, इजी क्वेश्चन आएगा, टफ क्वेश्चन आएगा, ठीक बात। और उसके बाद आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी कि किस स्ट्रेटेजी से और कितना हम लिखें। ये 2 चीजें यस सर। काफी इंपॉर्टेंस रखती हैं। भावना, आपका अप्रोच बताओ। सर मेरा जो शुरुआत में अप्रोच था ना, वो थोड़ा सा गलत था। मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम मेंस के लिए तैयारी कर रही थी, मतलब प्रीलिम्स ना होने के बाद, तो मेरा जो अप्रोच रहता था, जो मैक्सिमम मार्क्स है ना उन पे ज्यादा करती थी। तो उस पे क्या होता था, जो मेरा 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे ना वो छूट जाते थे। और जब मैंने आप सबसे बात की तो आप लोग ने कहा कि जब बीइंग अ चेकर हमेशा हम फर्स्ट क्वेश्चन को पहले देखेंगे, और अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही उतना सॉलिड नहीं रहा तो चेकर को ये लगेगा कि नहीं, फर्दर जो क्वेश्चन है वो उतने अच्छे नहीं है। तो ये अप्रोच को मैंने चेक किया, और जैसा कि सर ने कहा 2, 15, 10, 8, 4 ये अप्रोच मैंने भी लगाया था सर।
तो ये अप्रोच मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। प्लस जो आंसर राइटिंग की हैबिट है ना, वो हमको आफ्टर प्रीलिम्स, जैसे सर ने कहा, रुकना नहीं चाहिए, धीरे 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 बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता रिजल्ट कब आएगा, और अगर रिजल्ट सडन आया फिर हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस लैग करेंगे, क्योंकि एकदम से 6 घंटे लिखने की आदत नहीं होती। उसके लिए हमको हर दिन एटलीस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे उस टाइम लिमिट को बढ़ाएंगे, तब हमारा हाथ उस फ्लो में भी आता है। क्योंकि आप एकदम से एग्जाम में जाके लिखने लगेंगे, एक दिन बनेगा फ्लो, दूसरे दिन बनेगा, तीसरे दिन आपका हाथ तो सही होता है, नहीं पेन करने लगता है, और बहुत सारे लोग फिर उस चीज से मतलब जूझने लगते हैं कि यार हाथ अब नहीं चल रहा है, लिखे कैसे, लिखना चाह रहे तो भी नहीं लिख पाते। तो मेजर मेरा यही था कि मैं प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की आंसर राइटिंग की, ताकि जब मेंस के टाइम पे हाथ मेरा पंप अप ना हो जाए और नेक्स्ट डे या अगले दिन हाथ लिखने के भी वो ना हो। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर आप मेंस के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करना नहीं किए, मतलब प्रैक्टिस नहीं किए, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। दूसरा जो रिवीजन है, जैसे एग्जाम कंटिन्यू रहता है, 3-3 पार्ट है, तो मेरा जो अप्रोच था ना कि एक पार्ट में इतना सॉलिड रखूं कि मेरे को उसको रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े, जो मेरा वीक है उसको रिवाइज करूं। और जब मैं एग्जाम देने जाती थी तो मैंने देखा है, मतलब एग्जाम के टाइम पे बहुत सारे लोग एग्जाम से पहले बुक वो खोल के रखते थे, मतलब देखते रहते थे। तो वो चीज ना या तो आपको पैनिक करेगी, या तो आप उसको ध्यान मत दो। ऑब्वियसली एग्जाम हॉल की बारी थी, किताब खोल के बैठे हैं तो कितनी किताबें, तो वही है, तो आप कितना ही देख लेंगे, आपका ड्यूरेशन है वो लंच का, आप फिर भी खा नहीं रहे और वो बुक देखे जा रहे हैं अगले एग्जाम के लिए, तो वो हेल्पफुल नहीं रहता सर मेरे अकॉर्डिंग। मैं उस टाइम पे ईज रहती थी, मुझे ये रहता था कि क्वेश्चन आएगा उसको मैं कैसे डील करूंगी, मेरे को उस टाइम पे सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा रैशनल अप्रोच रखना ही पड़ेगा। हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएंगे नहीं, बट ऑब्वियसली बात है अनएक्सपेक्टेड आएंगे। उस अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन को हम कैसे डील करें, ये हम उस टाइम पे डिसाइड करते हैं, और वही हमारा रैंक ऊपर या नीचे करता है सर। एग्जैक्टली वहीं से डिसाइड हो जाता है। यस सर, स्पेशली वो जो 5 दिन का साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ होता है। यस सर। हाँ, उसको डिजाइन ऐसा किया गया है ताकि जो नॉन सीरियस है वो बाहर हो जाए। यस सर। उसके लिए ना बहुत बार आपको 5 दिन वैसा करना पड़ेगा, तब जाके आपका परफॉर्मेंस आता है मेंस में। और कुछ पेपर्स में लाइक सर का जो पेपर है उसमें आप दोनों का ही इनफैक्ट 7 सब्जेक्ट्स हैं, पेपर 4 में अकेले, ठीक है ना, 7 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब मैथ्स रीजनिंग को 2 अलग अलग मान लें, Yes, sir. बायो टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट, यस 7 सर। सब्जेक्ट्स हो गए। 7 ये हो गया, फिर उसके साथ जो सेकंड पेपर हो रहा है, एक और पेपर, Yes, उसके sir. अपने 3 मिनिमम, तो 10 सब्जेक्ट्स एक दिन में हैंडल करना। तो यही हम लोग बातचीत कर रहे थे कि इसकी प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, यस सर। और ये नए छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आप जब 1 साल क्लास कर लेते हैं, उसके सेकंड ईयर में इसकी प्लानिंग होती है। यस सर। फर्स्ट ईयर में आप नहीं होती हर सर। सब्जेक्ट को परफेक्शन के साथ फिनिश नहीं कर सकते। इसलिए मेरा मानना है किसी कोचिंग के साथ जो संबंध है मिनिमम 2 साल का तो रखना ही चाहिए। उसके बाद घर में बैठ जाइए, बिना सेल्फ स्टडी किए कैसे होगा, सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा ना। सर वो मस्ट है। कोचिंग भगवान नहीं है, कोचिंग एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आके आप लर्न करते हैं, सीखते हैं और घर जाके रिवाइज करते हैं, प्रॉब्लम आने पर दोबारा आना है कोचिंग। Yes. ये फॉर्मूला होना चाहिए कायदे से, वहां आपको आसानी से चीजें मिल जाती हैं। अब अगला सवाल है कि इंटरव्यू कैसा कैसा रहा, किस तरह के सवाल पूछे गए, और इंटरव्यू में मेरा मानना है कि आप अकेले मॉक की तैयारी करके इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं करते हैं। वो क्लासरूम से ही डे 1 से वो चीजें चली आ रही होती। इनफैक्ट जब से आपने जानना शुरू किया अपने बारे में, मे बी 6th क्लास 7th क्लास, अपने बारे में बहुत सारा होता है ना, याद है उस समय का, वो मेमोरी भी आपको इंटरव्यू में काम आती है। यस सर। तो अकेले, हाँ, कोई ये सोचे कि मेंस के बाद अब मेरा इंटरव्यू कॉल आ गया, वो 10 दिन में मैं पढ़ लूं, तो पॉसिबल नहीं। यस क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज्यादा है, कई बार इरिटेशन हम भी सुनते हैं, क्वेश्चन क्या प्रीलिम्स टाइप का फिर से पूछ रहे हैं, नॉलेज चेक कर रहे हैं, है ना, महानदी की लंबाई पूछ रहे हैं आप, तो ये सब तो इंटरव्यू के सवाल हैं, लेकिन पूछा जाता है। यस सर। तो अब मैं जानना चाहूंगा कि आपसे आपका बोर्ड क्या था और सवाल किस तरह के हुए। सर मुझे चेयरमैन मैम का बोर्ड मिला था, सांडीला मैम को मिला था। तो सर जैसे पहले होता था कि पर्सनालिटी बेसिस क्वेश्चन आते थे, आजकल का इंटरव्यू वैसा नहीं रहा है, आजकल का पूरा फेसलेस हो गया, मतलब आपके बारे में किसी को डाटा ही नहीं पता इंटरव्यूज को। तो काइंड ऑफ उनका जो रहता है पूरा ब्रॉड हो जाता है, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, इस बीच आपसे नाम वगैरह बिल्कुल नहीं पूछा नहीं, उन्होंने? नो सर। नाम का अर्थ नहीं पूछा, माता पिता के बारे में नहीं पूछा, नो सर। और बैकग्राउंड स्कूल कॉलेज? नो सर, बस हाँ
आपके एजुकेशन जो आपकी डिग्री है उससे क्वेश्चंस आएंगे यस सर। और आपके हॉबीज से आएंगे। बस यही दो चीज के बारे में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। अच्छा, बाकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में स्वाभाविक है। हाँ। तो बहुत सारे नए छात्रों को कंफ्यूजन था फेस से, इसका मतलब कोई पर्दा तो नहीं लगा दिए हैं हमको कैंडिडेट देखना। ऐसे सवाल आए मेरे पास, फोन आए, मैं वही ऐसे पेरेंट्स से भी पूछा, सर ऐसे कुछ है क्या, पर्दा वर्दा लगा के बात करें, कैंडिडेट्स को देखना ही नहीं है। तो नहीं, वो अदृश्य टाइप का नहीं है मामला। नहीं। तो जैसा आपने भी बता दिया कि बैकग्राउंड उनको नहीं पता हमारे बारे में। देखा जाए तो सर इसे डाटा लेस कहना चाहिए, हाँ, faceless के बजाय। फेसलेस गलत शब्द हो गया। हाँ, पर्सनल डेटा आपका नहीं है कुल मिला के। यस सर। सवाल किस तरह के थे? सर मतलब बहुत सारे, लाइक मैं जैसे सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे वास्तुशास्त्र के बारे में पूछा गया था। अच्छा। हाँ, और अर्थक्वेक के जो जोन्स होते हैं उसके बारे में, जी। अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, एंड टाइप ऑफ रॉक्स। ये सब रेलेवेंट है आपके फील्ड से। हाँ। और सिचुएशनल तो मुझसे उतना नहीं पूछा गया, बाकी मेरे हॉबी से आए थे क्वेश्चंस। जो मैंने क्रिकेट चूज किया था अपना हॉबी, तो क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। किस तरह के सवाल थे? इंडिया में जितने भी डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं, अच्छा। वो 6 टूर्नामेंट्स मुझे बताइए। ओके। देन आपके फेवरेट प्लेयर कौन है, इसके अच्छा। बारे में पूछा गया। देन सर और कौन से ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने सबसे पहले 200 रन मारा। ओके। हाँ, ठीक तो इसमें मैं थोड़ा लड़खड़ा गया था, मैंने सबसे पहले सचिन तेंदुलकर कह दिया। अच्छा। बट उन्होंने कहा फिर कि हमने तो ये नहीं बोला कि ओडीआई हुए, हाँ। तो फिर बताइए कौन है करके। तो मुझे याद नहीं आ रहा था, हाँ। बट फिर उन्होंने और क्वेश्चन घुमाया, फिर मेरे मुंह से निकलवा ही दिया कि मंसूर अली खान पटौदी जी। ये इस तरीके के क्वेश्चंस थे। एंड रेड डाटा बुक क्या होता है, अच्छा। ये सब इस तरीके के पूरे क्वेश्चंस आए थे। जी। भावना, आपकी तरफ बढ़ता हूँ, फिर सर, आपकी तरफ दोबारा आएंगे। हाँ। मेरा बैकग्राउंड था बीकॉम, ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने स्टार्ट किया है। तो मेरे जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे मेरे बैकग्राउंड से थे, जैसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो गया कि शेयर क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, निफ्टी क्या है, पैटर्न्स क्या चल रहे हैं, क्यों लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, वो थे। और सिचुएशनल क्वेश्चन आए थे, जैसे कि मेरा जो बैकग्राउंड है उसको मैं कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में यूज कर सकती हूँ, ये क्वेश्चन थे। और फिर उसके बाद जो थर्ड मेंबर थे उन्होंने छत्तीसगढ़ से रिलेटेड स्टार्ट किया, जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या हो गए, उनका ऑफिस मतलब जो कहाँ है वो बता सकती हैं क्या आप, कितने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है आप बता सकती, एक दो जैसे भी। फिर रामसार से आया था, मतलब मुझे पूछा गया था आपने कौन कौन से ऐसे लिखे हैं मेंस में, आप बता सकती है जितना आपने लिखा है। तो मैंने आई थिंक 3 बताया, चौथा मैं रिकॉल नहीं कर पाई थी, तो मैंने रामसार लिखा था। तो वहां से एक क्वेश्चन आया कि रामसार क्या है, कितने हैं, अभी का कुछ आप बता सकती है 5 साइड, वो आया था। फिर एक आया था स्टेट वर्सेस मार्केट, उसका रीजन ये था कि बीकॉम बैकग्राउंड होने की वजह से मैम को जानना था कि क्या फिलॉसफी क्या है। और यस सर, और इकोनॉमी दोनों। यस सर, तो उस वजह से पूछा गया था सेक्टोरल एक पॉलिसी क्या होती है, ये एक आया था स्पेसिफिक। और एक जो था एलपीजी से आया था। अच्छा। तब जो मेरे जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन थे इट इज अबाउट माय बैकग्राउंड, थोड़ा करंट अफेयर, और हॉबी से मेरे कोई क्वेश्चन नहीं थे सर। ठीक है। एक सवाल शेड्यूल से, जैसे आपका सेकेंड हाफ में इंटरव्यू था, यस सर, एग्जैक्टली आपको कितने बजे वहाँ रिपोर्ट करना था? सर मैं बाय 12:30 पहुंच गई थी, क्योंकि 1 बजे से स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस। तो पहले हमको वहां पे जाके लिखाना पड़ता है, जैसे इंटरव्यू के लिए आए हैं तो वो सेकेंड हाफ में है, तो ये है। उसके बाद जो 1 घंटे का प्रोसीजर जो रहता है सर, इट इज अबाउट कि इंटरव्यू कैसे कंडक्ट हो रहा है, कैसे वहां का डेकोरम मेंटेन करना है, और ये जो वर्ड आया है फेसलेस इंटरव्यू, उसका प्रोसीजर बताया जाता है कि आप आएंगे, आपका नाम ऑलरेडी डिवाइडेड है। अच्छा। ठीक है, ABCD करके पैनल है, वो उसमें डिवाइडेड है। उसके बाद सर जैसे आपका नाम आया है तो 4 रैंडम लोग को वहां से सेलेक्ट किया जाता है। वो जो 4 रैंडम है जो हम कैंडिडेट में ही है, वो आएंगे और उनको एक वो मिलेगा, सीक्वेंस मिलेगा ABCD का। उन्हें डिवाइड करके ऐसे फोल्ड करना है कि कुछ पता ना चले कि उसमें लिखा क्या है। यस मैम। फिर वो जो पॉट टाइप का है उसे शेक किया जाता है अच्छे से, और फिर सीक्वेंस वाइज बुलाया जाता है। आपको बुलाएंगे, आप वो एक चिट निकालेंगे, वहां पे एक सील रहती सर, उसे ऐसे स्टैम्प करना है जो आधा हो ना, आधा उस पेज में रहे जिसपे आप साइन करेंगे, आधा उसमें।
फिर देन उसके बाद जो वो प्रोसीजर है उसमें आपका नाम, रोल नंबर, सिग्नेचर है। उसके 2 पार्ट रहते हैं सर। तो वो लोग पहले ही बोलते हैं कि जब आप निकाल रहे हैं तो ध्यान दें कि उस जो पेपर में 3 होने चाहिए पेजेस, मतलब ऐसे फोल्ड का 3। अगर उससे ज्यादा है तो आप छोड़िए, क्योंकि उसमें 2 चिट आ गई हैं, आप दोनों नहीं उठा सकते। अच्छा, अगर वो उठी तो प्रोसीजर फिर से वापस करना पड़ेगा और वो बहुत नाइस। लेंदी होगा। एंड जब आप अपना वो उठा रहे चिट, जो जिसमें आपका जो भी है, आप उसको ऐसे फाड़े कि किसी को पता ना चले, नॉट इवन मेंबर्स, नॉट इवन आपके अगल बगल वाले। और उसमें सर एक पार्ट रहता है जो पैनल में जाता है, और एक पार्ट जब हम डॉक्यूमेंट सत्यापन करते हैं, अभी नया निकला है, पावती भी मिलता है और एक साक्षात्कार के बाद आयोग को भी देना है। अच्छा, तो उसको उस टाइम तक संभाल के रखना है। वो अगर मिसप्लेस हुआ, आपका इंटरव्यू इनवैलिड हो जाएगा। ओह, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। ये है। सब लोगों को पता अब होगा। उसके बाद आप जब जा रहे हैं, यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट योरसेल्फ, ना आपका नाम, ना आपका कुछ भी नहीं, नॉट इवन आप कौन से बोर्ड में हैं। जब हमको बोला भी जाता है तो नेक्स्ट कौन है बोलते हैं, ये नहीं बोलते कि किसका क्या नंबर नाम है, नहीं लेते हैं। नाम नहीं लेते। ओके, वहां पे कोई भी अगर जो सर हमको बुला भी रहे हैं, जैसे मेरा जो पैनल है सी है, तो वहां पे ये बोलेंगे कि नेक्स्ट कौन है, नंबर भी नहीं बोलेंगे, अच्छा, हमको बुलाएंगे, आपका ये पैनल है, हम अंदर जाएंगे। बहुत बढ़िया। और जो पेजेस हैं वो लोग भी नहीं पूछते हैं, वो बोलते हैं कि जो हमको मिला है, हमारा जो एंट्री पास है बोलते हैं शायद उसको, कि मेरा जो ये नंबर है और वो, उसको हमको डालना है। सर को एक फाइल देते हैं जिसपे वो जो प्रपत्र रहता है, चारों प्रपत्र, वो सर लोग को देना है और बैठना है, कुछ नहीं बोलना अपने बारे में, जब तक सर लोग नहीं बोलते बैठेंगे। बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर सर लोग वापस कर रहे हैं वो प्रपत्र, वो डरने की बात नहीं है बोलते हैं, उसे हमको सत्यापन के टाइम पे सर लोग को वापस करना है। बहुत बढ़िया। फिर वो जो कोड है जो हमको लास्ट में दस्तावेज के प्रपत्र 5 में देना है, वो हम सर को देंगे, वो सर साइन करेंगे। फिर फेस रिकॉग्निशन होगा। फेस रिकॉग्निशन के लिए वो लोग पहले ही बोलते हैं कि डिजी लॉकर बना के आइए अपना। अच्छा, हाँ। ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। डिजी मैं लॉकर, छात्रों को पहले ही एडवाइस है हाँ। कि डिजी लॉकर वैसे भी रख लें। डिजी लॉकर बना के आइए। फिर वहां पे जब फेस वेरीफाई हो जाता है पूरा 100%, तब फोन मिलता है, उसी टाइम फोन मिलता है, क्योंकि डिजी लॉकर फोन में करके, उसके पहले फोन नहीं मिलेगा। और जिस भी कैंडिडेट का इंटरव्यू हो गया है, आप कुछ नहीं बता सकते जब तक लास्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू नहीं हो सकता। अगर आपने बताया, वहां पे सर्विलेंस टीम और मेंबर्स को पता चल जाएगा, वो लोग लास्ट में वो जो इनवैलिड लिख देंगे आपका इंटरव्यू, क्योंकि प्रोसेस के हिसाब से जब तक आप कैंपस में हैं वहां के, और जब तक टोटल इंटरव्यू चारों पैनल का खत्म नहीं हो जाता, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, प्रपत्र 5 और 6, और आपको पावती नहीं मिल पा रही है, तब तक आप कुछ नहीं बता सकते। और निकल भी नहीं सकते। नहीं सर, आप तो नहीं जा मान लो सकते। सुबह जो गया है फर्स्ट हाफ के लिए, उसको तभी निकलना है जब सबका हो जाए। यस सर, उसका हाफ का जब कंप्लीट होगा, उसका जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, प्रपत्र 5 और 6, उसका फेस रिकॉग्निशन होगा, वो लोग फिर पावती में लिखेंगे रिसीव, उसके बाद आप बाहर जा सकते हैं। अच्छा। अंटिल अनलेस आप नहीं जा सकते। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज है सर, ये बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते थे कि पहले नाम रिवील वगैरह होता था, तो वो चीज बेटर है। पैनल को पता ही नहीं हम कौन है, हमको नहीं पता पैनल कौन है, हम सिर्फ जा रहे हैं, उसमें नाम भी नहीं लिखा है, इट इज अबाउट कोड, तो हर चीज बहुत ट्रांसपेरेंट हो गई है इम्पोर्टेंट सर। है उन पेरेंट्स के लिए जो पिछले कुछ भ्रष्टाचार के जो मामले सामने आए हैं, तो उनको लेकर परेशान भी थे, क्या हर बार ऐसा होगा क्या। तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया कदम है पीएससी के द्वारा, और ट्रांसपेरेंसी ऐसी ही होनी चाहिए। Yes, और भी sir. चीजों में उम्मीद कर रहे हैं छात्र कि लगातार मेंस में और ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं, प्रीलिम्स में और ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं, तो होपफुली ये बहुत अच्छा स्टेप है। और सर जो मेजर इस बार का नया हुआ था, पहले तो 4 प्रपत्र ही रहते थे, इस बार 5 और 6 इसलिए लाया गया ताकि जो लास्ट है, मतलब कैंडिडेट लास्ट तक रुके, वेरीफाई भी और आपको भी पावती मिले कि हाँ ये आपका हो चुका है करके। यस सर। हाँ, कल को मतलब ये ब्लेम ना लगे तो इंटरव्यू भी नहीं दिया और सिलेक्शन लिस्ट में हाँ हर चीज प्रोसेस में आ गई। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक सवाल तो कम से कम एलिमिनेट हो गया, अपने बारे में बताइए। यस सर, वो अब नहीं पूछते। पहले ये सवाल अक्सर इंटरव्यू में था कि अपने बारे में बताइए, तो कम से कम एलिमिनेट हो गया। यस सर। जी सर, आप लोग भी कुछ सवाल। मेंस के पेपर वाइज अगर जाएंगे तो सबसे टफ पेपर आप लोगों को कौन सा लगा? सर मेरे लिए पेपर 4 और पेपर 7। पेपर 4 आपके लिए? सर पेपर 4 सबसे टफ लगा था। पेपर 4 लगा था। तो आप लोग को ऐसा क्यों मतलब क्या कारण है कि जैसे कई साल से तैयारी कर रहे हैं और इस साल का जैसे पेपर आया
तो किस तरह का अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि और किस तरह से आप लोगों ने किया, क्योंकि स्कोर्स तो ठीक आया आपके बाकी एवरेज के हिसाब से, तो कैसे अप्रोच किया, क्योंकि पेपर पढ़ा आपने कुछ और होगा यस सर, और लेवल कुछ और था, यस या सर। फिर पढ़ा भी था कुछ कुछ सेक्शन, तो उसमें कैसे अप्रोच किया? सर अब जो है ना, पहला जो फैक्चुअल ट्रेंड था ना, वो अब नहीं रहा है। अब क्या हो रहा है, क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन अब एनालिटिकल आ रहे हैं। जैसे पहले साइंस के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत डायरेक्ट आते थे, रेट ऑफ रिएक्शन, बट नाउ अब वो जो क्वेश्चन है ना, वो हमसे एनालिसिस भी मांग रहा है कि आप उसी फैक्ट को मत याद रखें, उससे रिलेटेड और क्या चीजें हो रही है ये भी जरूरी है। मैथ्स में भी सर सेम अप्रोच अब नहीं रहा। जो पहले जो अप्रोच रहते थे, जैसे हिस्टोरियन वगैरह आते थे, बट इस ईयर हिस्टोरियन भी नहीं है, डीआई वगैरह नहीं है, तो मैथ्स का और बाकी चीजों का है ना, वो अप्रोच थोड़ा सा चेंज हुआ है अभी। नहीं, यहाँ मैं करेक्ट करूंगा, यस सर, इसको अवधारणा बनाने की जरूरत नहीं है कि डीआई नहीं आया है, यस सर, क्योंकि लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यूअसली डीआई पूछता था यस सर, और वो 10 मार्क्स में आ रहा था, Yes, 8 sir. मार्क्स में भी आया। तो इस बार उन्होंने उसको होल्ड किया है। यस सर, और मैं क्लास में ही बताता हूँ, जहां तक कि मैंने एनालाइज किया है कि हर एक पैटर्न को 3 साल तक वो लोग फॉलो करते हैं कुछ चेंजेस के साथ, लेकिन चौथे साल वो 100 मतलब 180 डिग्री तक चेंज हो जाता है। तो इस बार जो मेंस का सिलेबस दिया है सीजीपीएससी ने, यस और सर, पिछले सर 7-8 साल से चला आ रहा था जी। कि कुछ टॉपिक थे, रेशनल नंबर, मीन मीडियन मोड, तो बच्चे वही पढ़ के जाते थे। इस बार वो सब नहीं पूछा, Yes, स्टोरीज sir. भी नहीं पूछा, लेकिन बाकी चीज जगह से पूछा। इसका मतलब ये नहीं है कि कि वो वो आगे से नहीं नहीं आएंगे। आएगा, यस सर, क्योंकि हिस्टोरियन को बीच में रुक के उनकी बुक्स पूछते थे। यस सर, एक हिस्टोरियन पूछने के बजाय वो 3-3 के बारे में तीनों के एक बुक का नाम बताइए, ऐसे पूछ लेते थे। तो पैटर्न जो 18 से पहले का था वो Yes, तो sir. चेंज हुआ है, अभी भी चेंज हो यस रहा है। सर, तो मैं अभी पूछ ही लेता हूँ यस सर, कि एज अ सीसेट और मैथ्स सब कुछ मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो प्रीलिम्स के बारे में बताएं कि यस सर, मैथ्स और रीजनिंग कितना इंपॉर्टेंस रखता है। क्वालिफाई पेपर तो है, यस लेकिन सर। क्या इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है या कम है? और फिर मेंस के एस्पेक्ट से भी बताइए कि पेपर 4 में मैथ्स ने आपका कितना हेल्प किया। सर मेरा मैथ्स अगर थोड़ा और स्ट्रांग रहता तो शायद मेरा मतलब जो मेरा जो रैंक है या जो मेरे नंबर है वो कुछ ज्यादा हो सकते हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि मैथ्स को हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसके लिए सीरियस होना चाहिए। और उसके लिए मैं अभी भी काम कर रही हूँ। जो पहले मेरा मैथ्स जो वीक था उसके लिए मैं और वर्क कर रही हूँ। तो मैथ्स इंपॉर्टेंट है सर, चाहे सी सेट हो या पेपर 4 हो, क्योंकि जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है वो तो फुल मार्क्स देते हैं सर। अगर आपका आंसर पूरा सही है तो चेकर काट ही नहीं सकते। वेरी नाइस। तो उस चीज के लिए मैं यही मानूंगी कि मैथ्स को हमको नहीं छोड़ना चाहिए। मैथ्स वीक है तो हम उसको काम करें, उस पर और वर्क करें, बट उसको स्किप करना ऑप्शन नहीं है सर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पेपर 4 के लिए, इवन सी सेट के लिए। रीजनिंग के क्वेश्चंस कभी ये होते कि 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाते, तो उसमें क्या है वो जो विलोपित वाले चांसेस हो जाते, तो हम सही भी बना के रेस से आउट हो जाते हैं। लेकिन मैथ्स के जो क्वेश्चन रहते हैं उसके चांस कम रहते हैं सर, मतलब आंसर उनका अप्रॉक्स रहेगा और करेक्ट रहेगा। यानी कोई भी मेथड फॉलो करो, हाँ। एक क्वेश्चन का एक ही आंसर आता है। हाँ, और सर रीजनिंग में कई बार क्या होता है डबल कि एक आते क्वेश्चन हैं। है और 2 ऑप्शन दिया है, दोनों आपको करेक्ट लग रहा है, इनको ये लग रहा है उनको बी लग रहा है, यस और सर, लॉजिकली करेक्ट है भी, बट आयोग क्या लेगा ये डिपेंड कर जाता है। हाँ, कई बार इस तरह के सवाल हो तो सकते कुछ हैं। स्टूडेंट, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट परमुटेशन कम्बिनेशन लेकर आते हैं सीसेट क्वालिफाई करने के लिए। क्वालिफाई है, हम छत्तीसगढ़ी थोड़ा सा जान लेंगे, सीजीएल है इसमें, और हिंदी का थोड़ा सा जान लेंगे, और रीजनिंग इजी है तो इजी सेक्टर में भागते हैं, तो ये आपको डिस्क्वालीफाई भी कराता है और फिर मेंस में भी आपको मार्क्स नहीं दिलाएगा। तो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं एज अ मैथ्स टीचर, और बहुत दिन से मैं सीजीपीएससी को फॉलो कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ कि आपको मैथ्स टफ लगता है फिर भी आइए, सिखाने की गारंटी मेरी है, और कितना सिखा पाया हूँ वो भावना जानती है यस सर, कि नहीं आता था लेकिन फिर भी मेहनत करके आज इस मुकाम पर है। यस सर। एलेक्स आपका आप बताइए मैथ्स और मैथ्स का क्या पेपर 4? सर कभी भी तैयारी कर रहे हैं तो मेरे को लगता है कि जो डेली का टाइम टेबल रहता है, तो बहुत लोग करते ये है कि मैथ्स और जो हिंदी होता है लैंग्वेज पेपर उसे स्किप कर देते हैं हाँ। और पूरा जीएस को टाइम देना। अल्टीमेटली होता है क्या है कि ये 2 जो सब्जेक्ट्स है ये बहुत गेम चेंजर है सर। तो इसको आपको एटलीस्ट 1-1 घंटा पढ़ना है, मैथ्स को थोड़ा ज्यादा देना है, हिंदी को 1-1 घंटा, तो इसे हमेशा रखना चाहिए। क्योंकि मेरा ऐसा हुआ था कि जब मैंने दे रहा था अपने प्रीलिम्स दे रहे थे, तो
जितने मैंने प्रीलिम्स क्लियर किए और जो बाकी भी मैं क्लियर करता था, तो सर उसमें दिक्कत बस यही थी कि मेरे जो पेपर 1 रहता था वो हमेशा क्लियर रहता। ओके। जो दिक्कतें आती थी वो सीसेट में आती थी, क्योंकि लगातार शायद 2 से 3 साल ऐसे थे। 2020 का मेरा पहला प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया था, 21 एंड 22 इसके जो सीसेट था बहुत टफ आ गया। बहुत अगर मेरा उस टाइम सर मैथ्स अगर अच्छा रहता, अगर मैंने ध्यान दिया रहता, जो गलती मैंने की थी पहले, उसके बाद मैंने नहीं किया जो कभी भी। इनफैक्ट उसमें मैथ थोड़ा सा इजी भी था, रीजनिंग टफ था, रीजनिंग Yes, तो sir. बना ही नहीं था। तो उसी की वजह से जो मेरा था प्रीलिम्स रुक गया था 2021 एंड 22 पे। तो सर इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथ्स हमारा। बहुत बढ़िया। बेसिकली बच्चे ना अभी क्या करते हैं ना कि वो पीवाईक्यूज के पीछे थोड़ा ज्यादा ही है मेंस में, कि ये पैटर्न है तो उसी में से जैसे Yes, कॉलेज में sir. आदत रहता है कि 5 5 साल का पेपर पढ़ लो और यहाँ भी वैसे ही आएगा, और उस उम्मीद के चक्कर में ना काफी एग्जाम खराब होता है। जैसे मैंने भी टेस्ट, हम लोग भी टेस्ट लिए, तो हम लोग का पेपर कहीं मैच नहीं कर रहा था, एकदम नया क्वेश्चन, यानी आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो बच्चे कंप्लेन करते थे मेरे से कि सर गूगल में भी नहीं मिल रहा है। तो मैं बोला एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा, वैसे ही आ रहा है। तो आप पहले से प्री जज नहीं करना है कि यही जो 5 साल का पेपर है रट के चले गए और Yes, निकल sir. जाए, क्योंकि बड़े पद का एग्जाम है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप सोचोगे कि वही गाइड टाइप का पढ़ लिए कुंजी और उसके बाद अजय माला तो वैसा एग्जाम निकलना आसान नहीं है। तो आप लोगों ने फील किया होगा कि Yes, sir. कंसेप्ट पढ़ना ही पड़ेगा पड़ेगा। और किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है, यस सर। चाहे वो, क्योंकि वही एक सब्जेक्ट रोक देगा तो फिर आपको हमेशा अफसोस रहेगी। स्पेशली सर जो आफ्टरनून के सब्जेक्ट्स होते हैं, सेकंड वाला सेकेंड हाफ वाले। पेपर 4 एंड पेपर 6, ये आपके बहुत पहले से कंप्लीट हो गए। यस सर। अगर ये कर लिए तो फिर सर वो जो 4 दिन का जो रहता है हेक्टिक शेड्यूल, उसमें बहुत हेल्पफुल मिलता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। Yes, sir. नोटेड यस सर, ये सही है। पेपर 4 एंड 6 Six. क्योंकि सेकंड हाफ वाला उसका अलग मेंटेलिटी है। उसका अलग ही रहता है थर्ड डे सर। रहता है वो सबसे हेक्टिक होता है। 6वें नंबर के 5th लिए। एंड 6th पेपर रहता है। सर एक चीज और मैं शेयर करूंगा, हाँ, please. ये बच्चों के बीच से ही आया है कि कुछ बच्चे की जो प्रैक्टिस की टाइमिंग आती है तो रात को पढ़ने की आदत होती है और हाँ। दिन में सोने लगते हैं। तो सर ऐसा न्यूज आया कि एक बच्चा एग्जाम देके निकला और आसपास कोई दुकान था और वहां लेटने का जगह था, तो कुछ खाकर लेट गया, वो सोया ही रह गया। बहुत बढ़िया। उठ ही नहीं पाया। हाँ, वो लेट से उठा, अब एग्जाम था। तो दोपहर की जो सोने की आदत है ना, वो एग्जाम में भी आपका दिमाग नहीं खोलने देती है। हाँ। तो जो ये एग्जाम का टाइमिंग है 10 to 4, ये वाला टाइमिंग में आपको एग्जाम के पहले से पढ़ने की प्रैक्टिस करने रहती चाहिए। दिमाग भी खुलेगा, नींद भी नहीं आएगा और आई थिंक सब कुछ सही जाएगा। इसके लिए सर एक चीज आप बता ही दीजिए माइक आपके हाथ में कि पात ने पहली बार जब मेंस का टेस्ट सीरीज चालू किया छत्तीसगढ़ में, लोग नहीं लेते थे मेंस का टेस्ट क्योंकि पढ़ाते नहीं थे, तो लेना भी तो दूर की बात थी। तो जब शुरू किया तो हम लोगों ने टाइमिंग वही रखा, दोपहर का जब होगा एग्जैक्टली उसी टाइम पे होना चाहिए पेपर 2 लाइक दैट। बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते क्योंकि आपका ठीक वो गर्मी में होता है मेंस हाँ, सर। अक्सर, और भरी दोपहर में अप्रैल तक तो टेस्ट सीरीज चल ही रहे होते हैं। यस सर। मई जून में अक्सर होते हैं आपके जून, तो मई तक जून तक भी गर्मी होती है छत्तीसगढ़ में। तो बहुत लोगों ने कंप्लेन किया और शुरू में मुझे याद है जब पहली बार टेस्ट सीरीज शुरू किया हम लोगों ने, तो मैंने एसी और कूलर बंद करवा दिया। इस बार एसी लगे थे, हाँ, इस बार भी बंद किया करा दिया। कि फैन के नीचे बैठो क्योंकि यही माहौल मिलने वाला है और पसीना निकलना चाहिए, पोछने का भी टाइम उधर भी जाना चाहिए और रुमाल लेकर आए सब। तो ये शुरू में करवाए भी थे, फिर ठीक है बाद में। लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो नए बच्चे हम लोग को सुन रहे हैं आज की चर्चा को, तो डेफिनेटली उनके लिए लर्निंग होनी चाहिए कि ये क्रूशियल चीज है कि Yes, पहले sir. प्लान करो भैया पेपर 4 एंड 6 क्योंकि यही दोपहर में होगा यस सर। और इसके लिए टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि कई बार हुआ कि आप बहुत थके हुए हैं पेपर 1 के बाद और पता चला आपने कुछ ज्यादा ही डोसा दबा के खा लिया, थोड़ी झपकी आ गई है, रिलैक्स करना है, पढ़ने का रिवीजन का टाइम ही नहीं मिला। यस तो सर। रिवीजन हमारा उन 7 डेज में छेड़ना ही नहीं है। रिवीजन जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, जो भी है उसके पहले फिनिश होना है। और यही युद्ध की प्लानिंग का मायने रखता है। रणनीति इसी को कहते हैं कि सब कुछ पहले से तैयार हो ताकि युद्ध के मैदान में जाकर हम तलवार तेज थोड़ी ना करेंगे, फिर तो युद्ध हारना तय है। तो ये बहुत बढ़िया चीज निकल कर आई डिस्कशन में कि दोपहर में जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है। अच्छा, टेस्ट सीरीज का अनुभव कैसा रहा आप दोनों का? मतलब टेस्ट लगातार हो ही रहे पाथ में और हमने क्वालिटी कभी नहीं गिराई, बच्चे कम हुए ज्यादा हुए फर्क नहीं पड़ा, लेकिन क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं किया।
आज भी बहुत सारे लोग सिर्फ मेंस का मॉडल आंसर परचेज करके लेके जाते हैं 5-6 से। तो कैसा रहा आप दोनों का, आप बताओ। सर जैसे पहले लेते थे टेस्ट हम लोग बात का स्पेशली, तो हमें बहुत टफ लगता था कि बहुत टफ पूछा जा रहा है हमसे, इतना तो सीजीपीएसई पूछता ही नहीं है हमसे। बट आज का जो मेनली 2 साल का देखा जाए ट्रेंड, तो जैसा सीजीपीएसई में पूछा जा रहा था, मतलब पहले जो पार्ट में पूछा जा रहा था वो पूरा वैसा ही आ रहा है। तो ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि हम लोग थोड़ा तैयार थे उस चीज से। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये था सर मेरे लिए, तो ये आपका कैसा रहा ओवरऑल? सर मेरा जो मेन था, मतलब जो मेरी जो मेन वीकनेस थी साइंस बैकग्राउंड से नहीं होने का, तो साइंस तो मेरा सबसे ज्यादा मेजर इशू रहता था। और मुझे ऐसा लगता था कि हार्ड आएगा तो मैं डील कर पाऊंगी कि नहीं, इजी भी आएगा तो भी डील कर पाऊंगी नहीं। तो सर लोग ने मुझे ऐसा रेडी किया कि हार्ड के लिए तो मैं डील कर ही लूंगी, इजी के लिए भी मैं डील कर लूंगी। तो मेरे लिए ना टेस्ट सीरीज वही सबसे बेस्ट रहा कि हार्ड और इजी दोनों क्वेश्चन के लिए मैं रेडी हो गई। और हसीब सर की मेंटरिंग में और आपको तराश दिया गया है। सर को तो मैंने मतलब कुछ भी अगर मुझे इशू रहता था, मैं सर के पास लिटरली जाती थी, मैं बोलती थी सर में से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सर ये पार्ट नहीं हो रहा। जैसे पेपर 7 थोड़ा सा डाइसी रहता था तो उसका समझ नहीं आता था। हर एस्पिरेंट क्या है 1 से लेके 5 तक के लिए बहुत श्योर रहता है, लेकिन ये जो फिलॉसफी, इसके लिए हम हमेशा डाइसी रहेंगे। और पेपर 7 सर क्या पढ़े उसमें, एक्ट इतने हैं, लेजिस्लेशन वाला भी पार्ट अलग है, इंटरनेशनल भी है तो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन है, और जो लास्ट पार्ट है उसमें भी इंस्टीट्यूशंस पढ़ना है, स्कीम्स भी पढ़ना है, बहुत सारी चीजें, तो बहुत सारा रहता है सर। तो ये सब चीजों को ना हम लोग उस टाइम पे उतना ध्यान नहीं देते, अगली बार देख लेंगे, किसी बुक से देख लेंगे। तो मेरा जो मेजर कंसर्न था पेपर 4, फिलॉसफी एंड पेपर 7, क्योंकि ये तीनों पे थोड़ा मेरा वर्क अभी भी मैं बेटर करना चाहती हूँ। अभी भी जो है वो उतना मैं कुछ नहीं हूँ, मतलब थोड़ा सा और अगर मैं बेटर कर लेती पेपर 7 में तो ज्यादा अच्छा होता। तो मेरा यही है, जो हमारी वीक चीज है ना उस पर हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जितने भी मैंने जिनसे भी बात किया, इवन मैं भी, फिलॉसफी में हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है, समझ नहीं आ रहा है। फिलॉसफी एक वैरायटी है और बहुत बड़ा सब्जेक्ट Yes, sir. बना दिया है। दिखने में तो नहीं पता चलता, लेकिन जब टीचर पढ़ाना शुरू करते हैं यस सर, तो कम से कम 20-25 तो थिंकर्स के नाम है, और ऐसे थिंकर्स हैं जो यूपीएससी में भी कवर नहीं होते। तो आपने प्रियांशु सर से ही पढ़ाई की है? यस सर, पर उस टाइम पे हुआ ये था कि फैमिली रीजंस की वजह से मैं क्लास अटेंड नहीं कर अच्छा, पाई क्लास थी। नहीं, तो सर बहुत अच्छे टीचर हैं हाँ, और आज भी वही पढ़ाते हैं। तो जब मैंने इंडियन तो कर लिया था लेकिन वेस्टर्न नहीं किया था, इस वजह से मुझे वेस्टर्न जो फिलोसफर पे थे उस पे बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई थी। एक और फैक्ट समझ में आ रहा है, पेपर 7 में अक्सर जो सभी छात्रों से गलती हो रही होगी इंक्लूडिंग यू, कि करंट अफेयर्स को ना नेग्लेक्ट करते हैं यस सर, ज्यादातर। जैसे अभी आईआर है, अब प्रधानमंत्री मोदी कहाँ जा रहे हैं G20 की बैठक में, इसका अपडेट तुरंत नहीं लेते हैं, और यही चीज वहां जाके हेडेक करता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सिर्फ वो अंतरराष्ट्रीय संस्थान नहीं पूछ रहे, मुद्दे भी पूछे जा रहे हैं। मतलब यूपीएससी की तरह उसको 50-60% पढ़ना पड़ेगा कि ब्रिक्स में क्या हो रहा है, रशिया क्या बोल रहा है, ट्रेड वॉर क्या है, टैरिफ वॉर क्या है। तो बच्चे उसको आखिरी में सोचते हैं, आखिरी में पढ़ेंगे। शिक्षा में छोटे छोटे अपडेट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे यहाँ गिरीश सर पढ़ाते हैं, कई बार मैं भी लेता हूँ वो विषय। तो शिक्षा में जैसे अपडेट आया कि इस बार एनईपी के कारण ऐसा हुआ, या ऐसे हम प्लान कर रहे हैं। अब ये छोटी छोटी चीजें आती हैं भास्कर में, नवभारत में, बच्चे उसको नोट नहीं करते हैं। वही अपडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट था। बालिका शिक्षा को लेकर लगातार बात होगी, वो लिखा भी है सिलेबस में, बालिका शिक्षा आएगा, लेकिन जब भी आए उसके ऊपर काम करना है। कहीं का केस स्टडी आया कि बालिका शिक्षा पे बढ़िया काम किया फला एनजीओ ने, उसको उठा के कोट करना आपको, एक लाइन ही तो चाहिए किस जगह से। लेकिन वो क्या होता है, साल भर आप लोग टच में नहीं रहते। वो प्रेशर, अब जैसे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस हो गया आईपीसी की जगह, अब उसमें क्या करना है, डे 1 से उसमें इंटरेस्ट लेकर देखना है कि कौन सा सेक्शन है, क्या होता है। इतना ही तो होगा ना, कानून की भाषा जल्दी नहीं समझ में आएगी, लेकिन ये तो समझ में आएगा मोटे मोटे तौर पे ये बोला जा रहा है। कुछ नहीं तो उठा के एक वकील भैया से पूछो, भैया बताओ इसका मतलब क्या है। इतनी तो मदद मिल ही जाएगी। और हमारे ये वाला विषय पढ़ाने स्वामीनाथन सर आते हैं दिल्ली से, स्पेशली लॉ के काफी विशेषज्ञ हैं वो, और अच्छा पढ़ा के जाते हैं। हाँ, लेकिन वही है, जब तक आपको याद नहीं है तो परफॉर्मेंस आएगी नहीं। इसलिए पेपर 7 लोगों को टफ लगता है। सर इवन पेपर 7 में अब क्या हो रहा है कि ट्रेंड स्पोर्ट्स की तरफ भी बढ़ रहा है। ठीक बात है।
क्योंकि इस साल जो एक क्वेश्चन आया था जो मुझे याद है 10 मार्क्स का था, वो स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड था और वो मे बी क्रिकेट से रिलेटेड था। तो हम लोग क्या है, मेजर जो स्पोर्ट्स है, अवार्ड्स है, उसको भी कहीं ना कहीं रिकॉल नहीं कर पाते। तो वो चीज भी ना अखबार पेपर नहीं में पढ़ने की वजह से पेपर में अब उसका वो भी दिख रहा है, क्योंकि क्रिकेट वैसे भी हमारे इंडिया में बहुत अच्छे से खेला जाता है और अब उसका जो टर्म्स है उनको भी पूछा जा रहा है। जैसे मुझे जितना याद है, एक क्वेश्चन आया था कि क्रिकेट में आउट करने के क्या क्या टाइप या बिल्कुल, फॉर्मेट हर है। साल टेक्नोलॉजीज तो यस सर, तो वो चीज को भी ना हमें और फोकस करने की नीड है। हाँ, एक और चीज मैं शेयर करूंगा, मतलब गर्ल्स अक्सर स्पोर्ट्स में नहीं है तो डेफिनेटली नहीं पढ़ेंगे स्पोर्ट्स न्यूज, ये तो तय बात है। उन्हें लगता है ये पुरुषों की दुनिया है, जबकि अब तो लड़कियां हमारे कमाल कर रही हैं यस सर। सभी टीम में, है ना। कल जो टीम है, जो ब्लाइंड टीम है हमारी, तो जिनको आंखों से नहीं दिखता वो वाली टीम, तो वो उन्होंने कमाल कर दिया, विश्व कप में झंडा फहरा दिया। तो आप देखेंगे लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। तो ये नए बच्चों के लिए खासकर जो आप तैयारी कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स की न्यूज अवॉइड मत कीजिए, मतलब अच्छे खासे प्रश्न आ रहे हैं वहां से। यस सर। टोटल 50 मार्क्स का है, लेकिन उसमें 10-15 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। और करना क्या है, साल भर आपको अखबार ही पढ़ना है, ये देख लेना अच्छा कि ये फला लड़की ये वाला स्पोर्ट्स खेल रही है, यस इस स्पोर्ट्स में क्या होता है। बहुत इंटरेस्ट नहीं है फिर भी अखबार पढ़ लिए तो भी काफी कुछ काम हो सकता है। यस सर। जैसे आपसे सवाल किए कि क्रिकेट के डोमेस्टिक कप के नाम बता दीजिए क्रिकेट में, तो ये कब पता चलेगा, आदमी रटेगा तो नहीं। नहीं। अरे रणजी हो रहा है, ये हो रहा है, T20 हो रहा है, यही सब है याद रखने की चीज। तो नए बच्चों को यही एडवाइस है कि आप अखबार रोज तो पढ़ो कम से कम। कोचिंग वाले भगवान नहीं हो सकते करंट अफेयर्स को लेकर, यस हम लोग सारा कुछ इंजेक्शन लगा के नहीं दे सकते, क्योंकि डेली आप सोचो 365 दिन के अखबार को यदि एक साथ पढ़ना पड़े तो कितना हैवी होगा। यस और इतना वाला कोचिंग दे ही नहीं सकता इतना कलेक्शन। सर अखबार पढ़ने से भी पहले सर सबसे पहले जो रहना चाहिए वो सब सिलेबस पता हो। यस सर। वेरी नाइस, अगर सिलेबस पता रहेगा तभी वो अखबार से उस एरिया को फोकस कर पाएगा। नहीं तो वो तो कुछ भी पढ़ेगा सर। बहुत सारे न्यूज आते हैं बट मेजरली सर 5 से 4 या 5 ही इम्पोर्टेंट न्यूज Yes, है। ठीक sir. बात। एग्जैक्टली, ये भी पता होना व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट टू लीव, ये Yes, पता होना। ये पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो सिलेबस आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ से ये देखो ये रिलेटेड न्यूज है, तो फिर वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसलिए सिलेबस भी जानना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जी सर। अच्छा, कोई रिग्रेट तैयारी के दौरान सर ये करते ना तो मार्क्स थोड़े और आ जाते, ऐसी कोई चीज जो नए बच्चों को पता रहना चाहिए? सर मेरा जो मैंने जो कहा ना, जी पेपर 7 को ना हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग क्या Okay. सोचते हैं कि अनएक्सपेक्टेड आएगा तो उतना उस पे वर्क नहीं करना चाहिए, बट कहीं ना ये चीज हम माइंडसेट लेके चलेंगे ना तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो आई थिंक हर पेपर का अपना एक इम्पोर्टेंस है, उसको उतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। पेपर 7 में करंट अफेयर से आए या कुछ भी आए, हमको उसको अच्छे से करना ही चाहिए, क्योंकि लास्ट ऑप्शन रखेंगे तो वो हमको भी लास्ट ऑप्शन रखेगा। तो हर पेपर का अपना एक प्रायोरिटी है, अपना एक इम्पोर्टेंस है। इवन जो मैथ्स वाला भी आता है, जैसे मैं ही हूँ, अगर मेरा मैथ्स वीक है और मैं सोचूंगी कि नहीं यार मैथ्स वीक है मैं नहीं करूंगी, तो वो पेपर भी मुझे वैसे देखेगा। मैथ्स वीक है तो तुम बना ही नहीं पाओगी। तो हमें ना अपनी वीकनेस को ना ये नहीं सोचना चाहिए कि छोड़ दें, उस पे वर्क करके हम उसको और बेटर कर सकते हैं सर। तो ये जो एक रिग्रेट जो मेरे को था, मैं उसको अभी फुलफिल करना चाहूंगी। आपका कोई ऐसा? सर सबसे पहले तो ये जानना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या वीक है आपका। यस सर। ठीक है। क्या वीक है तो फिर उसे आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ जो आपका स्ट्रॉन्ग है, जैसे हम लोग शुरुआती टाइम में हम इंजीनियरिंग वाले थे, हम लोग सिविल इंजीनियरिंग वाले, तो हमें ऐसा लगता था कि हमने साइंस में पहाड़ फोड़ रखा है। तो हम जो पेपर 4 था उसे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। ठीक बात है। साइंस वगैरह पे हाँ ये तो पता है, ये तो पता है, बट हम जीएस में इतना खो गए कि जब साइंस की बारी आई तो सब नया नया सा लगने लग गया था। तो इसीलिए जो हार्ड है उसे तो दो ही टाइम, बट जो आपका इजी है ना, जो आपको लगता है उसे भी आप ना पॉलिश करते रहिए। यस सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में, खासकर तो आपके मेंस में। तो ये मैं कहना चाहूंगा सर जान। ठीक है। ओवरऑल पाथ का क्लासरूम प्रोग्राम के बारे में मैं समझना चाहूंगा फीडबैक। वैसे तो स्टूडेंट हैं आप लोग, उसके बावजूद भी ओवरऑल कैसे आप कंसीडर करते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट्स होगा वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। मैं तो मतलब लाइव में भी बात कर रहा हूँ इस बारे में कि हमें भी पता होना चाहिए हमें इम्प्रूवमेंट्स क्या करने चाहिए। सबसे पहले तो सर जब मैंने ज्वाइन किया था मुझे कुछ नहीं पता था, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड,
और ये जितने भी होते हैं हमारे हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब पूरा छूट गया था 10th के बाद, बहुत बढ़िया, कुछ नहीं तो कम्प्लीटली देखा जाए तो 6 साल के बाद में फिर से तो सब चीज मेरे लिए नया टाइप का। तो पार्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मेरे को पूरा बेस बनाने में। और जो मैंने नोट्स बनाए थे पार्ट से, जो आप लोगों के द्वारा मुझे पढ़ाया गया था बहुत अच्छे से, तो सर वही जो नोट्स थे सेम टू सेम वैसा ही कंपाइल मैंने जो अपने शॉर्ट नोट्स थे उसमें किया, जो कि मुझे बहुत हेल्प हुआ था। तो मुझे ज्यादा एफर्ट फिर से लगाना नहीं पड़ा। सही बात। जो पुराने नोट्स थे और जो गिने चुने कुछ सब्जेक्ट्स जो मेरे कंप्लीट नहीं थे उसे मैंने फिर से कर लिया। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था, खासकर जो प्री के टेस्ट सीरीज होते थे तो ये सब मुझे बहुत हेल्प हुआ। सर आने वाले टाइम के लिए मैं सजेशन यही दे पाऊंगा कि जो स्पेशली सर जो आप उनका मेंटरशिप प्रोग्राम है वो मुझे बहुत पसंद आया। अगर ये हमारे टाइम में होता तो मे भी हमें भी बहुत अच्छा लगता। वो सर का इनिशिएटिव है। हाँ, Yes. और वो काफी अच्छा चल मुझे रहा है। बहुत अच्छा लगा इसके बारे नहीं सर लोग बिल्कुल टाइमली बैठते हैं, बच्चों से बातचीत होता है, हर बार हम लोग भी कुछ ना कुछ नया तरीके निकालते रहते हैं। तो हमें भी चिंता होती है कि हम पढ़ा रहे हैं, सिर्फ रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है ना। फायदा इन द सेंस अल्टीमेटली इसी काम के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, तो वो होना चाहिए। तो भावना आपके थॉट्स, आपने सर- तो कुछ बोला है बट फिर भी सर मैं जब आई थी तो मैं तो सीधा ग्रेजुएशन के बाद आई थी, तो जब उस टाइम पे हिस्ट्री की क्लास चल रही थी तो 1-2 हफ्ते तक ये लग रहा था कि पढ़ा क्या रहे समझ ही नहीं आ रहा है। तो धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे क्लास होते गई समझ आए। तो मैं वही बोलूंगी जो बिगनर्स रहते हैं ना और एकदम से सेल्फ पढ़ना चाहेंगे ना तो नहीं हो पाएगा, जी। क्योंकि जब तक आपको कोई अच्छा सा गाइडेंस नहीं मिलता ना, आपको ये नहीं समझ आता कि क्या पढ़ना रेलेवेंट है और क्या इररेलेवेंट है। वो आप कहीं जा रहे हैं जैसे कोचिंग हो गया या किसी का गाइडेंस भी ले रहे हैं तो उसी से पता चल पाएगा कि कितना जरूरी है इस चीज को पढ़ना। तो वो चीज ना सर मेरे लिए बहुत ज्यादा सही हुई कि मैंने एक पाथ चूज कर लिया कि हाँ मुझे अब अपने से नहीं, कम से कम एटलीस्ट एक जगह जाके मुझे ये समझ में आएगा कि क्या पढ़ना सही है नहीं। क्योंकि सर जैसे ग्रेजुएशन अलग हो जाता है एकदम, और अभी क्या है डाइवर्स सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हमको सिर्फ कुछ ही सब्जेक्ट के नॉलेज होते हैं। और वही जैसे सर ने कहा कि अपने सब्जेक्ट का नॉलेज में हमको ये लगता है कि नहीं यार हम कर लेंगे, तो वो चीज भी नहीं आनी चाहिए ना। वो हम जब कभी कोचिंग या किसी के गाइडेंस में रहते तो सर या मेंटर हमें गाइड करते कि नहीं आप अपना बेस को भी उतना ईज में मत रखिए और आप जो पढ़ रहे हैं उसको भी अच्छे से करिए। तो वो चीज मुझे हेल्प की। सर मैं जो रिकमेंड करना चाहूंगी, जो मैंने आई थिंक किया था, मेरा खत्म हो गया था टेन्योर, फिर भी मैं यहाँ आके अपना आंसर चेक करवाती थी। बहुत बढ़िया। तो मैं यही बोलूंगी कि जितने भी जो एलुमनाई हैं या फिर जो पास आउट हो चुके हैं, मैं उनको भी यही बोलना चाहूंगी कि आप आओ और कॉपियां चेक कराओ। सर चेक नहीं करेंगे तो आप बोलो कि सर आप चेक करिए, भले 1 हफ्ता ले 2 हफ्ता ले, तो कहीं ना कहीं आपकी हार्डवर्क है सर वो वापस आती है। जैसे मैं बनपुरी में रहती थी तो मैं वहां से यहाँ आती थी, मैं सर को बस ये बोली थी सर मैं लिख के आऊंगी, आप कितना भी टाइम ले पर प्लीज मुझे चेक करके दीजिएगा। भावना ऐसा कभी हुआ कि आप चेक कराने आई या आपने ऑनलाइन भी कॉपी सबमिट की होगी, वो चेक करके नहीं मिला या किसी टीचर ने बोला कि नहीं अभी नहीं करूंगा? नहीं सर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। भले सर ने ये बोला कि टाइम लग सकता है पर सर ने मुझे एश्योरेंस दिया ही था कि हम चेक करके देंगे, तुम कितनी भी कॉपी लाओ। मैं अपने सभी एलुमनी स्टूडेंट उनको कहते हैं जो यहाँ से जिनका कोर्स खत्म हो चुका है, सबको एक बार फिर से रिमाइंड दिलाना चाहूंगा कि हम लोग यही हैं, आप लोग आइए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए हमारे साथ मिलकर। इसमें लास्ट में एक सवाल और है जो मेरे दिमाग में आया था कि मीडियम के बारे में जानना चाहूँ। आपका इंग्लिश मीडियम? यस सर। आपका इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में अब तक 2011 जब से स्टार्ट किया हम लोगों ने, इनफैक्ट 12 में बैचेस चालू हुई इंग्लिश मीडियम की। CGPSC स्टार्ट तो हम लोगों ने UPSC से किया था। तब से लेकर इंग्लिश मीडियम में एक नाम चल पड़ा है पाथेस एकेडमी का। वो सपोर्ट सिस्टम कैसा है? बहुत लोगों को लगता है कि पता नहीं कैसे पढ़ा रहे होंगे, है ना? तो आज आप लोग के माध्यम से मैं समझना चाहूंगा इंग्लिश मीडियम का सपोर्ट कैसा था? सर अच्छा था, क्योंकि जो चाहिए वो मिला। क्योंकि जब अगर मान लो हमारे क्लासेस में भी अगर कोई फैकल्टी आ रही है जो हिंदी के, और हमने रेस मतलब कंसर्न बताया कि मैम हमको सर का जो समझ नहीं आ रहा है, तो ऑन द स्पॉट मतलब हमारी चीजें वो हुई थी, सॉल्व हो गई थी। तो वो चीज मुझे बेटर लगी कि अगर हम कंप्लेन कर रहे हैं या कोई चीज बता रहे तो सॉल्व हो रही है, तो इससे बेटर और क्या होगा। क्योंकि बाकी जगह पे जब हम जा रहे हैं तो बाइलिंगुअल के नाम पे पूरी हिंदी पढ़ाई जा रही है, तो सर हम
इंग्लिश मीडियम वाले, हम बाकी टर्म तो समझ पाएंगे, बट जो मेन टर्म है अगर आप वही हिंदी में बोलेंगे तो हमें तो समझ में ही नहीं आएगा ना। ठीक बात तो वो मेजर सेटबैक जो रहता था वो यहाँ नहीं हुआ। ठीक बात है। सो Yes. और फाइनल लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा। ये सर बेसिकली स्टूडेंट के लाइफ में सबसे बड़ा एक दिक्कत होता है कि फेलियर्स और मेंटल स्ट्रेस। ये सर तो आज की डेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और अगर आप लोग को हुआ ही होगा, Yes. ऐसा तो नहीं हुआ कि कहो कि नहीं हुआ हो, लेकिन इस मेंटल स्ट्रेस से कैसे कवर किया आप लोगों ने, कैसे हैंडल किया? और बाकी लोगों के लिए जो अभी लर्निंग फेज में है, हो सकता है किसी को ज्यादा समय लग रहा हो तैयारी Yes, sir. करने में, और वो बार बार हार रहे हो या फिर अब चाह रहे हो कि अब छोड़ दें, यस फिर कई एग्जाम्पल लगता है उनका एग्जाम नहीं निकलता है तो फिर बहुत मोरल डाउन हो जाता है उनका। तो फिर उनके लिए क्या आप कहेंगे कि किस तरह से आप लोगों ने हैंडल किया और उनके लिए क्या सजेशन है? तो सर अगर देखा जाए तो मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ, मतलब 70 to 75 के बीच में ही रहता था मैं। तो एवरेज था, तो मुझे दोनों एंगल पता हुआ करता था कि सक्सेस भी क्या होता है, फेलियर भी क्या होता है। तो ये जो मेरा पुराना जो था एक्सपीरियंस, ये मुझे यहाँ पे काम आया। और साथ ही साथ सर मुझे ये चीज पता था सर कि अगर इतना ऊंचा चढ़ना है तो गिरोगे तो 5-6 बार ऐसा लगता ही है। तो पता था, तो फिर को डील करने के लिए भी आइडिया था कि नहीं, आंख बंद करो, देखो क्या बनना चाहते हो चुपचाप से। वो जब देखते थे ना कि हाँ भाई, ये तो फिर किसी ऑफिसर को देखते थे आमने सामने, या गाड़ी देख लो, समझ रहे, तो हाँ बनना है यार, ये बनना है मुझे। तो सर वो टारगेट फिक्स है बस, हाँ, बाकी कुछ भी motivation- कितना टाइम लगे मैटर नहीं करता। Yes, मैटर sir. नहीं करता। शुरू में तो लग रहा था कि तुरंत हो जाएगा, जब धीरे धीरे वही गिर गिर के ही सीखे हैं इस चीज में। तो फिर ये बहुत यही था कि आखिरी में पहुंच गए तो थोड़ा ठीक लगा। और इसका मतलब ये भी नहीं कि अभी सफर खत्म हो गया, ठीक बात है। आगे और करना है। ये पहला था, अच्छा लगा, बट टेम्पररी है। पहला पड़ाव पार हो गया है, हम्म। आगे और आगे और बढ़ना। पार हो गया, फिर आगे का भी देखना है अभी। उम्मीद है कि और अच्छा करेंगे। बिल्कुल अब तो सर डर खत्म हो गया है, हाँ, अब अच्छा करना ही है। हाँ, Yes. हाँ। सर मेरे लिए ये फेज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीजें थी वो था मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट और मेरा फ्रेंड्स, मतलब जो मेरा फ्रेंड सर्कल है। क्योंकि सर हमें कभी कभार ये लगता है कि हमारे टीचर और मेंटर तो हमारे साथ रहेंगे ही, पर अगर आपका फैमिली का सपोर्ट और आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, वो कभी कभार क्या रहता है, सोसाइटी में कुछ लोग रहते हैं टांग खींचने वाले, जी सर। वो हर स्टेज पे मिलेंगे। जी। उनको क्या है कि अगर आप एक गलती करेंगे, उस गलती को आपको बार बार बताएंगे, सुनाएंगे, तो डिमोटिवेट करने का काम रहेगा। फिर उससे सर एक चीज पैदा होती है, सेल्फ क्रिटिसाइज करना। हम हमारे पोटेंशियल को इतना ज्यादा मतलब अनदेखा करने लग जाते हैं कि हमको लगता है यार हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। दूसरों की सक्सेस की स्टोरी सुना के हमारा डिमोटिवेशन करना भी कभी कभार हो जाता है कुछ लोगों का। तो ये सब चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका विल, आपका अपने ऊपर विश्वास, और एक जो है लॉयल्टी। आप अपने करियर के लिए कितना लॉयल हैं। ठीक बात है। क्योंकि कोई क्या करते हैं, मैं तैयारी कर रहा हूँ बोलते हैं, पर वो एक्चुअल में अपने करियर के लिए और अपने लिए लॉयल नहीं रहते। तो वो अपने आप को बस झूठा दिलासा दिला रहे हैं कि नहीं मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, मेरे से हो जाएगा। बट जब नहीं होता और वो फेलियर जब आपको चोट देती है, वो इतना ज्यादा ट्रॉमाटाइज कर देता है कि आपके अपने भी उसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे। उससे या तो आप खुद निकल पाएंगे, या तो आप अपनी गलती को समझे कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये नहीं करना चाहिए, मुझे एक्चुअल में ट्रूली 100% देना चाहिए अपने एम के लिए। तो वो चीज थी सर मेरे लिए। जब कभी मैं गिरी, मेरे पेरेंट्स को मैंने बताया, मेरे फ्रेंड्स को भी बताया। आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स अच्छे हैं, जिन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, एक फेलियर हो तो क्या हो गया यार, तू कर सकती बहुत है, बढ़िया। तू अपने आप को इतना क्यों सोच रही है। मतलब उनको मेरे से ज्यादा फेथ था मेरे ऊपर। और ऐसे ही फ्रेंड्स और ऐसे ही जो लोग हैं वो मेरा विल पावर बूस्ट किए। बहुत बढ़िया। और अच्छे लोगों के साथ रहना ज्यादा जरूरी है। ठीक बात है। सर आज के टाइम पे बड़ा फ्रेंड सर्कल रहना इम्पोर्टेंट नहीं है। आज के टाइम पे जो लोग आपका ट्रूली केयर करते हैं वो रहना बहुत मुश्किल मिलता है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन हमारे लिए एक्चुअल में केयर करता है कि नहीं। वो चीज प्लस आपके टीचर्स, क्योंकि विदाउट अ टीचर स्टूडेंट का प्रोग्रेस नहीं रहता। वो हमेशा साथ रहते हैं, हमें दिखाई दे ना दे, हम ये बोल देते हैं कि हमारी हार्डशिप है, हमारा हार्डवर्क है, बट कहीं ना कहीं उनके हार्डवर्क और उनका जो एफर्ट है वो नेग्लेक्ट कर देते। तो मैं ये नहीं चाहूंगी कि कोई भी स्टूडेंट नेग्लेक्ट करे।
जितना कंट्रीब्यूशन उनका भी है, उनके टीचर्स का है, उनके फैमिली का है, उनके फ्रेंड्स का है। तो ये था सर हम मेरे अक्सर लिए। बोलते हैं कि असली मेहनत तो बच्चे ही करते यस सर। ये हैं, हम लड़ाई लोग का ऐसा तो था। लड़ाई बच्चों का ही है, हम तो बस एक रास्ता Support में। सपोर्ट सिस्टम है। पर सर वो सपोर्ट ही नहीं रहेगा तो हम चलेंगे कैसे? नहीं वही लड़ाई वही नहीं सपोर्ट है, अकेले लड़ाई नहीं लड़ते, लेकिन मेहनत तो बच्चों का बिल्कुल है, आप लोग का Yes, sir. मेहनत है। हम लोग तो चाहेंगे आप लोग और आगे करो, डिप्टी कलेक्टर बनो और जरूर, अच्छे पद sir. पे जाओ। मैं आते आप लोग का सुबह बोला कि अभी शुरुआत है, अभी और आगे जाना है आप लोग को, अच्छे अच्छे और पद पे जाइए और ऊपर जाइए, यही उम्मीद हमसे। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, जो आप लोगों ने निभाया। खुद को पता होना चाहिए हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही है, तो चीजें आसान हो जाती यस सर। सो फाइनली बहुत बढ़िया, और हम सब की आशाएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि छत्तीसगढ़ में सर्व करके सोसाइटी, समाज, देश का नाम आगे ले जाइए, है ना। जो चीजें परेशान कर रही हैं आज यूथ को, उन परेशानियों को दूर कीजिए, जी गांव सर। को अपलिफ्ट कीजिए, यही सब हम सबकी इच्छा है। यस सर। क्योंकि अक्सर ऑफिसर होता है गांव की तरफ उनका ध्यान कम हो जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के गांव को आज भी अच्छे अधिकारियों की जरूरत है, आप जैसे ऑफिसर्स की जरूरत है। तो बिल्कुल वहां जाए, ईमानदारी से उनके लिए काम करो। सबसे इम्पोर्टेंट, जहां रहो वहां शिक्षा के लिए काम करो, यस सर। क्योंकि यदि शिक्षा हम सही ढंग से पहुंचा दिए तो मुझे लगता है आधे बच्चों की समस्या वैसे समाप्त हो जाएगी। जी ये सर। एक इम्पोर्टेंट चीज है, जहां भी रहे। कुछ नहीं तो छोटे मोटे सरकारी स्कूल में चले गए कि चलो आज देखते हैं बच्चों का, परमिशन ले लिए डीओ से, कलेक्टर साहब से, सर वहां जा रहे हैं, क्या करना है सर, बच्चों से बात करनी है। क्योंकि आपने करियर का एक मुकाम देख लिया, यस सर। आपको पता लग गया कि ये करने से ऐसा होता है। हो सकता है उनमें से किसी को पायलट बनना हो, किसी को डॉक्टर बनना हो, किसी को और कुछ बनना हो। एटलीस्ट जहां भी रहें वहां जाके एक स्कूल को अटेंड करना है, कि उन बच्चों से बातचीत करनी है कि देखो भाई हम भी कर सकते हैं, आप भी करो, आगे बढ़ो, यस। जो करना है करो, लेकिन उनको करियर के रास्ते पता होना चाहिए। तो बस यही अपेक्षाएं आप लोगों से। जी बहुत सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू फिर से सर। बताइए ना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।